आप ना अचानक से 1 महीने के लिए अज्ञातवास में चले गए और अज्ञातवास में आप 1 महीने के अंदर आपने 3 जॉब भी की और बिजनेस भी किया। यस कैसे कर मैंने ऐसे पहले से ही माइंडसेट रखा था कि पैसे मेरे पास है ही नहीं। वो एक इमरजेंसी फंड था, पर मेरे माइंड में ऐसा था कि मैं ये यूज़ नहीं करूँगा। और कितने आदमी आपके पिताजी के साथ काम करते हैं? 1000 पीपल है हमारे पापा के बिजनेस में। 1000 एम्प्लॉयज़ है और उनके अभी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में 1000 प्लस करोड़ के उनके पास टेंडर्स है। फिर हमारा अभी जो नया ज्वेलरी वेंचर शुरू किया है उसका भी लास्ट टर्नओवर 100 करोड़ प्लस है। 160 रुपए में आपने पूरे महीने सरवाइव किया है। जी सर। कैसे कर पाए कृष भाई? आपके पापा ने एक दिन बुलाया, बहुत बड़ा बिजनेस खोलने के लिए आपको 1000 करोड़ का फंड दे दिया। कौन सा बिजनेस खोलना चाहोगे? डेफिनेटली मैं तो कैसे सोचता है एक बिलियनर? कैसे वो अपने बच्चों को ट्रेन करता है? ये बच्चा जो कि एक बूंद भी अगर चद्दर पे पानी का दाग लग जाए तो चद्दर उठा के फेंक दे। ये बच्चा जो कि दिन में 3 बार नहाने जाए और 3 टॉवल चेंज करे। वही बच्चा अचानक से रहता है एक छोटे से कमरे में 10, 12, 15 लोगों के साथ सुपर अनहाइजीनिक कंडीशन में। एंड यू नो व्हाई? ताकि वो जान सके जिंदगी कैसे चलती है। दोस्तों, ये पॉडकास्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंसाइटफुल होने वाला है, बिकॉज ये आपको सिखाएगा क्या मिसिंग है जिसके कारण कई लोग अनएम्प्लॉयड हैं। कौन सी चीज़ मिसिंग है जिसके कारण हज़ारों लोग नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सकते हैं लेकिन वो नहीं पहुंच पाते। क्या होती है असली भूख और क्या होती है असली एंटरप्रेन्योर, और कैसे एक बिलियनर का बच्चा स्ट्रगल भी करना पड़े तो उसमें भी नंबर 1 आ सकता है। बिलियनर बनना क्या ये माइंडसेट है, या बिलियनर बनना क्या ये सच में लक है? तो आइए मुलाकात करते हैं कृष कोटड़िया से। कृष भाई, कैसे हैं आप? सब ठीक। तो कृष, मैंने थोड़े दिनों पहले सुना कि मतलब आप ना अचानक से 1 महीने के लिए अज्ञातवास में चले गए और अज्ञातवास में आप 5000 रुपये घर से निकले लेके, और उसमें से सिर्फ 160 रुपये में आपने पूरे महीने सरवाइव किया। जी सर। कैसे कर पाए कृष भाई? मैंने ऐसे पहले से ही माइंडसेट रखा था कि पैसे मेरे पास है ही नहीं। वो एक इमरजेंसी फंड था, पर मेरे माइंड में ऐसा था कि मैं ये यूज़ नहीं करूँगा। इसलिए थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा बताओ ताकि ऑडियंसेस जान सके कि आप किस तरह के परिवार से आते हैं, आपका क्या बिजनेस रहा है, आपके पिताजी क्या करते हैं। मेरा नाम कृष प्रवीण भाई कोटड़िया है। मैं वैसे तो राजकोट से मेरी फैमिली रहती है। मेरे फादर एक एक्स आर्मी मैन है और अभी वो एक बिजनेस उनके 2-3 डिफरेंट बिजनेस वेंचर्स है। तो ये एक स्टोरी वैसे तो मेरे पापा से ही शुरू होती है, बिकॉज मेरे पापा का एक पहले से ही उनका, जब वो चाइल्डहुड में थे तब उनका एक ऐसा विजन था कि सब कर रहे हैं उससे कुछ डिफरेंट करना है जी। उनके एक लाइफ में ऐसा पर्सपेक्टिव ही था कि मुझे ऑर्डिनरी नहीं करना है, और वही उन्होंने किया। उन्होंने आर्मी में गए। जब वो टाइम था तब जनरली पेरेंट्स अलाउ नहीं करते थे उनको बाहर जाने का, बट पापा ने कन्विंस किया उनके पेरेंट्स को और वो आर्मी में गए। फिर आर्मी में से रिटायर होने के बाद जनरली जब उनके सारे कलीग्स थे जो वो भी रिटायर हुए, वो इजी जॉब उनको जैसे मिल जाती है आर्मी के रेफरेंस से, बैंक की सिक्योरिटी गार्ड या जो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिल जाती है। बट उन्होंने एक अपना पर्सनल वेंचर स्टार्ट किया गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का, और आज हमारे पास 2 डिफरेंट वेंचर्स है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट और पब्लिक कंस्ट्रक्शन का। फिर हम ज्वेलरी इंडस्ट्री में भी है। और मैं एक ऐसी जगह पे पला बड़ा हूँ, मैं पूरा गोल्डन स्पून के साथ पला बड़ा हूँ। मैंने आज तक कभी भी कोई चीज़ के लिए ना नहीं सुनी है। जो चीज़ चाहिए थी वो सब मांगा, उससे पहले ही मुझे सब चीज़ मिल गई। जैसे कि आप जब छोटे थे, मतलब मान लो आप 5 साल के थे, तो किस तरह के खिलौने आपके पास हो रहे थे उस समय? खिलौने तो जब उसमें लेटेस्ट हो सारे रिमोट कंट्रोल कार्स, और जो उस करंट ट्रेंड होता है वो मुझे मांगा, उससे पहले मुझे सारे खिलौने मिल गए हैं। इसलिए भगवान ने और सब मम्मी पापा ने बहुत अच्छी ज़िंदगी दी थी। मैंने सब चीज़ मेरे पास थी। शायद मैं वर्ल्ड में ऐसा होऊंगा जो 0.01% पॉपुलेशन में आता होऊंगा।
इसलिए भगवान ने तो कौन कौन सी कारें हैं आपके पास, किस किस तरह की घर है, थोड़ा सा बताएं। क्योंकि है ना, क्या होता है, एक तो आर्मी मैन रहे आपके पापा, और आर्मी मैन से बिजनेसमैन बन के आज मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कितना बड़ा एम्पायर हो गया है, कितने करोड़ रुपए का वो एम्पायर हो गया है, और कितने आदमी आपके पिताजी के साथ काम करते हैं, और आपने भी बिजनेस ज्वाइन कर लिया, तो ये थोड़ा सा बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी, मेरे अभी कार कलेक्शन में तो हमारे पास 8 से 9 डिफरेंट कार्स है, लग्जरी कार्स भी है, फिर रेगुलर व्हीकल्स भी है। और बिजनेस की बात करें तो अभी हमारा ग्रुप ऑफ 1000 पीपल है। हमारे पापा के बिजनेस में 1000 एम्प्लॉयज़ है, और उनके अभी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में 1000 प्लस करोड़ के उनके पास टेंडर्स है। फिर हमारा अभी जो नया ज्वेलरी वेंचर शुरू किया है उसका भी लास्ट टर्नओवर 100 करोड़ प्लस है। वाओ। सो ओवरऑल अगर बात करें तो पूरा ग्रुप का 1000 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है। जी। वाह, वंडरफुल क्रिश। तो क्रिश, ये अचानक से विचार, और पापा ने आपको पहली बार कहा होगा बेटा तेरे को 1 महीने के लिए जाना है, अज्ञात होके जाना है, बिना किसी कॉन्टैक्ट के जाना है, तो ये जब थॉट आपके माइंड में आया या आपने पहली बार सुना तो आपको कैसा लगा? ये स्टोरी शुरू हुई प्री कोविड से, जब सौजी भाई धोड़किया हमारे गुजरात के वन ऑफ द बिगेस्ट डायमंड टाइकून है, उनका एक फैमिली रिचुअल है जी। वो अपने सारे नेक्स्ट जनरेशन, अपनी सारी नेक्स्ट पीढ़ी है उनको भेजते हैं ये एक मिशन अंडरटेक करने के लिए, क्योंकि उनको मनी की वैल्यू पता चले और रियल लाइफ के स्ट्रगल पता चले। तो ये जब प्री कोविड की बात थी, मैं और मेरे पापा एक दिन बैठे थे और उनकी फीड में सडनली सौजी अंकल के एक बेटे थे, वो जस्ट रिटर्न हुए ये मिशन अंडरटेक करके, और वो अपनी जर्नी एक्सप्लेन कर रहे थे। तो मैं शायद तब 6th या 7th क्लास में था। ओके। तभी मैंने पापा को बोला कि मुझे भी ऐसा कुछ करना है, क्योंकि आपने मुझे सब कुछ दिया है तो एक बार ये भी देखे कैसा होता है। वाओ। और फिर पापा ने बोला कोई बात नहीं, आगे करेंगे। और फिर मैंने अपना 12th कंप्लीट किया, और जस्ट 12th कंप्लीट करने के बाद सडनली एक दिन पापा का कॉल आया कि दिस इज़ द राइट टाइम, कल तुझे जाना है। बट मुझे अपनी लोकेशन कहाँ जाना है वो पता नहीं थी। ओके। जस्ट बिफोर हाफ एन आवर मेरी फ़्लाइट थी, तब मुझे मेरी लोकेशन पता चली कि दैट वाज पुणे। तो मतलब आप पुणे में आए थे उसके लिए? हाँ। तो अच्छा, जब पुणे में आप आए और लैंड किए और आपको पैसे भी खर्च नहीं करने थे, तो लैंड करने के बाद, क्योंकि एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही तो टैक्सी लेनी है, कहीं जाना पड़ेगा, कहाँ गए थे? तो ये बात ऐसी है कि मैं वहाँ फ़्लाइट में ही था, तब से मैंने थोड़े 2-3 अपने गोल्स क्लियर कर लिए थे कि पहले तो मुझे आज का नाइट स्टे ढूंढना है, और मुझे अपना वहाँ पे जॉब सिक्योर करनी है फर्स्ट डे, क्योंकि एज़ पर चैलेंज मुझे 3 डिफरेंट जॉब स्विच करनी थी। बिकॉज अगर मैं एक जॉब करता तो मुझे कंफर्ट हो जाता और मैं आराम से अपना 1 मंथ पूरा सर्वाइव कर लेता। दैट्स वाई एज़ पर रूल मुझे 3 डिफरेंट जॉब स्विच करनी थी, और प्लस मुझे एक ऐसा मैंने घर से ही डिसाइड किया था कि मुझे साथ में अपना कुछ वेंचर भी करना है। तो फॉर्चुनेटली मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने अपना एक बिजनेस भी किया था। 1 महीने के अंदर आपने 3 जॉब भी की और बिजनेस भी किया? यस। कैसे कर पाए? मतलब मैं चलो पहले दिन की बात करते हैं। आप आ गए, आपने फ्लाइट में देखा कि आपको गोल है कि आपको कहीं रुकना है, कहाँ रुके? पहले तो एयरपोर्ट पे लैंड हुआ, ब्लैंक था, क्या करूँ, क्योंकि पुणे में लाइफ में कभी आया नहीं था, पहली बार ही आया था। तो मैं बाहर निकला, सब ऑटो रिक्शा राइडर्स और डिफरेंट जो रोड में पासर बाय होते हैं उनकी सबकी हेल्प लेने लगा, सबको पूछने लगा यहाँ पे मुझे जॉब कहाँ मिल सकती है, मैं कोई भी जॉब करने के लिए रेडी हूँ। फिर मुझे एरोसिटी मॉल में ड्रॉप किया, और मैंने आज तक कभी लाइफ में कहीं पे भी जॉब के लिए पूछा नहीं है। तो पता आपकी उम्र क्या है अभी? अभी मैं जस्ट ये 10th मई को 18 टर्न हुआ, बट मैंने ये मिशन अंडरटेक मैं 17 के थे तब किया। यस। तो ठीक है। लाइफ में मैंने कभी जॉब के लिए कहीं पूछा नहीं था। तो पहले ही दिन मॉल में गया, सब जगह पूछा, बट मेरे पास एज पर डॉक्यूमेंट में सिर्फ मेरा आधार कार्ड ही था। अच्छा। तो सब जगह मुझे जॉब भी मिल जाती थी, बट सब एंड स्टेज पे आते थे तब उनको और डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के लिए चाहिए था, क्योंकि ट्रस्ट तो ऐसे बिल्ड नहीं होता। एक अननोन लड़का गांव से आया है और कुछ डॉक्यूमेंटेशन नहीं है,
इसलिए मैंने फर्स्ट डे 70+ जगह पे जॉब के लिए पूछा। 70+? यस और उन लोगों ने सबने कहा नहीं? यस नहीं, बट फिर एक आप बोल सकते हो चमत्कार मेरे साथ हो गया कि मैं रात को वापस मैंने क्या था, फिर इवनिंग हो गई थी तो एक माइंड था कि अब नाइट स्टे मुझे सिक्योर करना है, तो मैं नाइट स्टे सिक्योर करके वापस जॉब के कहाँ पे मिला नाइट स्टे बिना पैसों के? किसने दिया आपको? बिना पैसों के मैंने वो एक हमारे एक गुजराती धर्मशाला थी, वहाँ पे मैंने उनको मेरी सिचुएशन बताई, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, एक दिन के लिए तुझे यहाँ पे मैं रहने देता हूँ। बिना पैसे के? हाँ। वाओ। और लंच कैसे किया फिर? मैंने उस दिन तो मुझे कुछ खाने का मन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि बिना कहीं अपनी आइडेंटिटी रिवील करके एक अननोन लड़का पूरे दिन ऐसे ही घूम रहा था, माइंड में सब घूम रहा था, पहले जॉब सिक्योर करना है, भूख ही नहीं लगी थी, काम की ही भूख थी उस दिन तो। तो काम की भूख में, अच्छा, रात भर भी कुछ खाया नहीं उस दिन? नहीं, फिर रात को एक वड़ा पाव खाया था उस दिन फर्स्ट डे। ऑलराइट। सो वड़ा पाव वाले से भी फ्री में खाया? नहीं, वो स्टोरी ऐसी थी कि मैं वापस स्टे सिक्योर करके वापस मैं जॉब के सर्च में निकल गया था। तो वो एक शिवाजी नगर है, वहाँ पे दगड़ू शेठ नाम वाला एरिया है। हाँ हाँ। वहाँ पे मैं वापस सर्च के लिए निकल गया। वहाँ पे भी पूरे दिन वहाँ पे भी इतने रिजेक्शंस मिले, बट फिर एक मुझे शू शॉप थी। वहाँ पे उनके ओनर ने मैंने थोड़ी झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि ये एक मिशन ऐसा था, तो मैंने उनको झूठ बोला कि सर मैं गांव से आया हूँ और मुझे थोड़ी फाइनेंशियल नीड है, इसलिए मैं काम करना चाहता हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि अभी मेरे पास तो वैकेंसी नहीं है, यहाँ से भोसरी है, वहाँ मेरे फ्रेंड का एक वेयर हाउस है, तुझे वहाँ पे मैं काम दिलवा सकता हूँ। ओके। मैंने बोला कोई बात नहीं सर, चलेगा। तो फिर उन्होंने बोला कि तू यहाँ से भोसरी जा। तो भोसरी जाना था, तो एक ऐसा डिफिकल्टी हो गई कि मैंने यहाँ पे 20 किलोमीटर दूर है हाँ, वहाँ से 1 घंटा था, और मैंने नाइट स्टे यहाँ पे सिक्योर कर लिया, तो मैं वहाँ जाऊँगा तो करूँगा क्या। तो भी मैंने कहा जो होगा ठीक होगा, सब अच्छा ही होगा। वो एक ऐसा था, मन में ये नहीं आया वापस चला जाऊं गुजरात, क्या है पापा को फ़ोन करूं? और वो तो बहुत बार आया था, हाँ हाँ। बट उसको कंट्रोल करने के लिए मैंने स्टार्टिंग के 2-3 दिन तो मुझे बहुत स्ट्रगल हुआ। फिर मैंने अपने सेल्फ टूल्स बना लिए थे कि अगर ऐसा कुछ हो तो मैंने अपनी डायरी में नोट कर लिया था, वो मैं पढ़ लेता था। लाइक मेरे पहला टूल था कि मैंने ये चालू क्यों किया है, ये मिशन करना क्यों है मुझे, तो वो नोट डाउन किया था और हमेशा मैं वो पढ़ लेता था, तो थोड़ा अंदर से मोटिवेशन और बूस्ट मिल जाता था। नहीं, बट भूखा पेट कब तक मोटिवेट रहेगा? क्योंकि पहले दिन तो खाना नहीं खाया, दूसरे दिन भी इमीडिएट ब्रेकफास्ट कहाँ किया होगा? नहीं, वो रात को मैंने भोसरी गया और वहाँ पे मेरी जॉब सिक्योर हो गई। वो वेयर हाउस में मैंने अपने जो वहाँ पे उनके फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे वहाँ पे 10 बजे तक बिठा के रखा। उन्होंने बोला कि तू बैठ बैठ बैठ, और फाइनली मैंने उनको कन्विंस कर लिया, और उन्होंने बोला मैं तुझे यहाँ पे सेल्स के लिए रख रहा हूँ, क्योंकि उनका बाजू में ही छोटा सा आउटलेट था। वो आउटलेट में तो उन्होंने बोला कि तुझे मैं यहाँ पे अच्छी तेरी कम्युनिकेशन स्किल्स है और तू अच्छी तेरी बॉडी लैंग्वेज है, तो मैं तुझे सेल्स के लिए रख लेता हूँ। मैंने बोला कोई बात नहीं। और फिर उन्होंने बोला कि मेरा यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर होटल है, मैं तुझे वहाँ पे स्टे भी दे देता हूँ, मेरा आदमी तुझे ड्रॉप करेगा और पिकअप भी करेगा। वाओ। और वो एक आप बोल सकते हो गॉड ग्रेस और एक वैसे चमत्कार हो गया, क्योंकि वो ओनर वहाँ के इतने अच्छे थे, वो मुझे अपना बेटा समझ के ही रखते थे। वो अपने साथ मुझे खाना खिलाते थे, वो जो खाना खाते थे वही मुझे खिलाते थे। सो वहाँ पे मैंने अपने 10 डेज सर्वाइव किए, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छा स्टे भी दिया। उनके होटल में मुझे एक कमरा दिया विच वॉज नॉट सो गुड, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह से आया हूँ जहाँ पे ऐसा कभी देखा नहीं है। बट मैंने एडजस्ट कर लिया। फर्स्ट 10 डेज वो मैंने वहाँ से मच्छर वच्छर भी खाए? बहुत। फिर कैसा लगा होगा? वो तो बहुत, कई बार तो रोने आ जाता था, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इसकी कुछ वैल्यू एडिशन नहीं हो रही है, ये इसका कोई पॉइंट ही नहीं है। बट अब जब ख़त्म हो गया है तब पता चलता है कि ये जो मैंने कश्ती ली है उसका जो
रियल एफर्ट्स है उनकी। थोड़ी देर में आते हैं कि पता करते हैं कि कैसे क्या सीखा उससे। लेकिन दोस्तों देखिए, मैं गांव से हूँ, बहुत ही एवरेज फैमिली से आता हूँ। ज़मीन पे सोना, बिना पंखे के रहना, 46 डिग्री के टेम्परेचर में भी आराम से मस्त रह लेना, ये हम लोगों के लिए स्वाभाविक है क्योंकि राजस्थान में गर्मी भी बहुत पड़ती है। लेकिन जहाँ से क्रिश आता है वहाँ पे एक बहुत बड़ा एम्पायर, वहाँ पे जब से वो पैदा हुआ तब से उसको सारी सुविधाएं उसके फिंगर टिप्स पे, और अचानक से उसे ऐसे भटकना पड़े। आई थिंक दिस इज़ इनक्रेडिबल। क्रिश, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने ये कर पाया। आप सभी लोग भी एक चीज़, हमें पैसे की वैल्यू और ज़िंदगी की वैल्यू तभी पता लगती है जब हम कभी कभी अपने से कई गुना नीचे वाले लोगों को देखते हैं। हाँ, तो क्रिश, जब आप इस सिचुएशन में थे तो आपको कई ऐसे लोग और मिले होंगे जो कि बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट? उनसे मिलके उनकी कहानी जानने की क्या आपने कोशिश की, और अगर की तो क्या एहसास हुआ? मैंने शायद बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट किया, उनके साथ बातचीत की, और पता चला ये दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको ज़रूरियात है, नीड है, और उनकी सिचुएशन सुन के कभी कभी मुझे भी रोना आ जाता था कि भगवान ने ये इतना सारा दिया, इतने अच्छे पेरेंट्स दिए, सब दिया है, बेचारे इनको ये इतने प्रॉब्लम्स क्यों है। और बहुत मुझे वो अंदर से भी दुख होता था। बट एक चीज़ मैंने यहाँ से बहुत अच्छी सीखी कि लाइफ भगवान ने ये जो दिया है, ये एक बार ही ऐसी लाइफ दी है, दूसरे बार शायद कभी ये वापस ना आए। और जो करना है बेस्ट करना है, अपने सारे एफर्ट्स देने हैं, और अपना कभी जो चीज़ हुए उसके बारे में रिग्रेट नहीं करना है। और वही चीज़ मैं उनको भी बोलता था, आप क्यों अपना ये रो के ज़िंदगी गुजार रहे हो? अगर आप ऐसे भी गुजारना ही है तो हंस के और खुशी से गुजारो ना, क्यों अपने आप को और आपके सेल्फ को अपना खुद के नेगेटिविटी से फिल कर रहे हो? बेस्ट है कि अगर आपको एक ही ज़िंदगी मिली है तो व्हाई नॉट वी रियली बी हैप्पी। अभी एक बात बताओ, जैसे आज मैं आपसे मिल रहा हूँ तो आपके चेहरे पे एक अलग सा ग्लो है, अलग सी चमक है। आप उस दिन जब उतरे यहाँ तब भी यही ग्लो होगा, यही चमक होगी। तो आपको देख के लोगों ने विश्वास कैसे किया कि ये आदमी भूखा है, ये आदमी, इसको जॉब नहीं है? वो एक ट्रस्ट फैक्टर ही बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि सब लोग बोलते थे तू लग तो नहीं रहा है ऐसा, तेरे में कहीं ना कहीं तू ऐसा बैकग्राउंड में जो ऐसी स्टोरी बनाता था कि मैं गांव से आया हूँ, घर पे फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है इसलिए वर्क के लिए आया हूँ। बट उनको कहीं ना कहीं डाउट हो ही जाता था कि ये ऐसे कैसा हो सकता है, इसकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी है, बॉडी लैंग्वेज ये है। बट मेन चीज़ मेरे पापा ने और अंकल ने घर से निकला ना तब उन्होंने 4-5 चीज़ें बताई थी। एक तो दुनिया में अच्छे लोग बहुत ज़्यादा है, तू जैसा सबके साथ बिहेव करेगा वैसे ही तुझे मिलेंगे। तो मुझे ये पूरी जर्नी में कहीं पे भी ऐसा कभी खराब इंसिडेंट ही नहीं हुआ है, या आप बोल सकते हो मुझे कोई ऐसे लोग ही नहीं मिले जो उन्होंने मेरे साथ मिसबिहेव किया है। और सेकेंडरी फिर उन्होंने बोला था तुझे जहाँ भी तू जा रहा है अपनी कन्विंसिंग पावर बढ़ा, जो आपने आगे बोला था कि आप तू वहाँ पे डाउट करते होगे ना कि तुझे कैसे बिलीव करे, तो वही सब जगह मुझे अपनी जहाँ पे भी मुझे रिजेक्शंस मिलती थी, मुझे ऐसा पापा और अंकल का थॉट आता था कि उन्होंने बोला था अपनी कन्विंसिंग पावर बढ़ा, कहीं पे भी तू जा रहा है कहीं पे थोड़ा कम, तू उनको कन्विंस नहीं कर पाया होगा, और वही अपने आगे बिजनेस में भी वो तुझे यूज़ करना है। बिकॉज तू आगे जाके बिजनेस डील क्लोज करेगा या क्लाइंट्स को हैंडल करेगा तो उनको भी तुझे कन्विंस ही करना होगा, और तू यहाँ पे कन्विंस कर लेगा तो इजीली उनको भी कन्विंस कर पाएगा। ऑसम, वेरी ट्रू। तो मतलब देखिए कन्विंसिंग पावर कितनी इंपॉर्टेंट है। जब आप 70 लोगों के पास गए, और 70 में से कितने लोग होंगे जिन्होंने आप पे ट्रस्ट नहीं किया होगा? आई थिंक मोस्ट ऑफ देम प्राइमरीली ट्रस्ट इश्यू ही आ रहा था। वो ऑन फेस मुझे नहीं दिखा रहे थे कि मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, बट उनके बिहेवियर पे, उनकी बॉडी लैंग्वेज पे डेफिनेटली वो शो हो रहा था कि तो आप उस समय ऐसे प्लीडिंग सा साउंड कर रहे थे कि एक बार करके बताओ ना, जैसे आप मेरे पास जॉब के लिए आए, आप किस तरह से जॉब के लिए अप्रोच कर रहे थे? हेलो सर, मेरा नाम क्रिश कोटडिया है, मैं गुजरात से आया हूँ। ये मैं एक घर पे फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और मैं कोई भी काम करना चाहूँगा, आप जो बोलोगे वो कर लूँगा, आप जनरेटर का काम बोलोगे तो मैं वो भी कर लूँगा। यार आप तो इतने अच्छे फैमिली से दिख रहे हो, कैसे दे दें आपको ऐसा काम? आप झूठ बोल रहे हो। नहीं सर, मैं सही में सच बोल रहा हूँ। अगर आपको ऐसा है तो मेरा आईडी चेक कर लो,
बट प्लीज़ मुझे जॉब की ज़रूरत ऐसी क्या इमरजेंसी है आपके घर पे? लाइक सर मेरे फादर एक हॉस्पिटलाइज्ड है और घर पे कोई मेरे सिबलिंग्स या ऐसे कोई है नहीं और फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है. ओके, वाओ, गुड क्रिश, गुड, वेरी नाइस, कंग्रेचुलेशंस. दोस्तों देखिए, जब आप अपनी मेहनत के साथ कुछ करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आइडिया आ ही जाता है और एक ही दिन में 70 दरवाजे कई बार खटखटाने पड़ते हैं, तब जाके आपको वो छोटी सी सफलता मिलती है. अब कृष्ण, यहाँ पे मेरा एक सवाल है. आप उन अंकल के पास गए जिन्होंने आपको जॉब दी, उन्होंने आपको होटल में रहने का स्टे भी दिया, सब कुछ अच्छा रहा. 10 दिन बाद आपने उनको छोड़ दिया, उनको कैसा लगा होगा? वो एक बहुत डिफ़िकल्ट स्टेज था क्योंकि जब मैंने वहाँ पे उनके साथ फर्स्ट डे पे जब वो मेरे साथ क्वेश्चनिंग कर रहे थे और एंड स्टेज पे बोला मैं तुझे रख रहा हूँ पर एक गारंटी तू मुझे दे कि तू 2-3 महीने बैक टू बैक काम करेगा, 10-12 दिन पैसा जमा करके निकल नहीं जाएगा. मैंने कहा कोई बात नहीं सर, डेफिनेटली मैं काम करूँगा. और फिर 10वें दिन ही मैं निकल गया. तो सर के साथ थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट हुआ. मैंने बहुत कन्विंस किया. फिर उनको मेरा काम इतना पसंद आ गया था कि उन्होंने मुझे सैलरी हाइक ऑफ़र की. फिर उन्होंने बोला कि मैं तुझे स्टे अपग्रेड कर सकता हूँ, तुझे प्रॉब्लम क्या आ रहा. बट मैंने बोला सर घर पे जाना ही पड़ेगा, कंडीशन थोड़ी और ख़राब हो गई है. वो थोड़ा मैंने अपनी स्टोरीज़ उनको सुनाई और फिर सर ने 2-3 दिन तो मुझे जाने नहीं दिया क्योंकि मुझे पता था कि सर ने बोला है कि तुझे 2-3 महीने काम करना पड़ेगा. इसलिए मैंने 2-3 दिन पहले ही मैंने शुरू कर दिया था बोलना कि सर मुझे अब जाना पड़ेगा. फिर एक माइंड में ऐसा तो क्लियर ही था कि जाने नहीं देंगे तो विदाउट पैसे जो वो सैलरी दे या ना दे वो बिना लेके ही जाना पड़ेगा क्योंकि रूल के हिसाब से मुझे निकलना तो पड़ेगा ही. इसलिए फिर लास्ट डे उनको मैंने बहुत कन्विंस किया. फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं जा. बट मैंने एक अश्योरेंस दिया था. मेरा ये जब 1 मंथ कंप्लीट होगा तो मैंने बोला था, वो 25th डेट थी, मैंने बोला था सर मैं एक आपको गारंटी देता हूँ मैं 25th को आपको मिलने आऊँगा. अगर आपके पास काम नहीं करूँगा तो भी मैं आपको मिलने आऊँगा. बट उनको ट्रस्ट नहीं था. बट मैंने फिर उनको वो एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड किया और उन्होंने जाने दिया. और मैं 25th को उनके पास गया और वो कम्प्लीटली शॉक्ड थे. क्या सोचा उन्होंने, क्या बोला आपको? वो क्या वो लास्ट डे था तब तो मेरे साथ मेरे पापा और मम्मी भी आए थे क्योंकि वो पापा और मम्मी का आना का एक इम्पॉर्टेंट रीज़न था क्योंकि मैं सब जगह पे काम करके निकल गया था. तो एक ऐसा वहाँ पे नेगेटिव मैसेज ना चला जाए कि कोई भी आता है काम करके चला जाता है. बिकॉज मेरे पास मेरे डॉक्यूमेंटेशन पूरे नहीं थे तो भी उन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट करके काम दिया. और फिर मैं अगर ऐसे ही चले जाऊँ तो एक नेगेटिव मैसेज उनको पहुँच सकता है. इसलिए पापा मम्मी आए और उनको ये स्टोरी बताई. वो कम्प्लीटली शॉक थे. वो बोले आपको पहले तो बताना चाहिए था ना, तो हम इसको ऐसे ट्रीट नहीं करते. क्योंकि मैंने वहाँ पे उन्होंने बोला था मुझे सेल्स में रखने के लिए, बट वहाँ पे सेल्स का वर्क था ही नहीं क्योंकि उनका मेन होलसेल का ही था. तो मुझे हर रोज़ कार्टून लिफ्ट करने पड़ते थे, स्टॉक रिमूव करना पड़ता, प्योर लेबर वर्क ही. और मैंने फर्स्ट 2-3 दिन तो वहाँ उन्होंने इतना क्लीनिंग करवाया कि मैंने लाइफ में कभी झाड़ू भी नहीं मारा है और वहाँ पे झाड़ू मारा, पोछा मारा. फिर उनके ओनर्स की और उनके डिश वॉश करता था. अच्छा लगा, मतलब कर पाए. क्योंकि क्या होता है कि जब कोई आदमी झाड़ू और पोछा नहीं लगाता है ना, मैं देखता हूँ कई बार, मेरा घर पुणे में, कई बार मैं अकेला होता हूँ, वाइफ वगैरह राजस्थान में होते हैं, तो जब आता हूँ और फिर क्लीनिंग के लिए ऐसा लगता है कि जब तक कोई आएगा शाम तक, तब तक 5-10 मिनट आधे घंटे में एक कमरा तो साफ़ कर ही लेते हैं. लेकिन कभी कभी उस 1-2 कमरे को साफ़ करने में ही पसीना आ जाता है, कमर दर्द कर जाती है. तो आपसे उन्होंने पूरा 8 घंटा 10 घंटा काम करवाया होगा जी. तो हाउ डिड यू डू दैट? एक था पापा ने और अंकल ने. मैं कभी क्या, एक रूल हमारा था कि पापा और अंकल को किसी को भी हर रात एक ऐसा कॉल करके ओके कॉल रिपोर्ट देना पड़ता था कि मैं सेफ़ हूँ और मेरी जॉब यहाँ पे है. सिर्फ मुझे उनको अपनी कंडीशन इन्फॉर्म करनी होती थी जस्ट फॉर सेफ्टी प्रिकॉशन. तो कभी कभी बाकी आप मम्मी से बात नहीं, किसी फैमिली मेम्बर्स और किसी भी दोस्त से नहीं, किसी कजन. मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, मैं फ़ोन के बिना ही यहाँ पे आया था. तो फिर कैसे बात, कहाँ से किसी के
के पास से मांग लेता था और उसमें भी वही सोचता था कि कहीं रिजेक्शन मिलती थी तो अपना कन्विंसिंग पावर बढ़ाना पड़ता था। इसलिए फर्स्ट 10 डेज मैंने बिना फ़ोन के गुजारा। जब मेरी फर्स्ट सैलरी मुझे मिली वहाँ से, तब मैंने वहाँ पे एक छोटा सा फ़ोन लिया। कितने रुपए की सैलरी मिली? मुझे वहाँ से 2500 मिले और मैंने उसमें से 600 रुपीज़ का फ़ोन लिया मेरे लाइक, और एक सिम लिया। और वो भी एक बहुत मिरेकल चीज़ हो गई क्योंकि मैं अंडर एज था और मेरे नाम पे एक सिम निकल गया। लाइक भगवान ने और सब जगह ने बहुत सारी एनर्जी एक साथ दी और पता नहीं बहुत अच्छा मिरेकल हो गया मेरे साथ। कहते हैं कि जब हिम्मत करे इंसान तो सहायता करे भगवान। तो जैसे आपने हिम्मत करके आप निकले तो सहायता के लिए कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़ आ गई। मुझे ये बताओ फिर ये पहली जॉब छोड़ के आप दूसरी जॉब ढूंढने का सफ़र कैसा रहा आपका? वो दूसरी जॉब ढूंढना वापस एक डिफ़िकल्ट टास्क था क्योंकि मुझे मेंटली एक क्लियर था, अब मैंने एक लेबर वर्क कर लिया तो अब थोड़ा अपग्रेड क्यों ना ट्राई करें, क्योंकि पुणे एक बहुत बड़ी सिटी है तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी होगी, तो कहीं ना कहीं तो थोड़ी अपग्रेड वाली मिल जाएगी। तो मैं शायद 7th को वहाँ से निकल गया था। तो मैंने फर्स्ट डे पूरे दिन इतनी जगह पे काम पूछा, वापस रिजेक्शन आया। और वहाँ पे मेरे साथ उस दिन 2 इंसिडेंट भी हो गए। एक मैं ऑटो रिक्शा राइडर की हेल्प लिया तो उन्होंने पहले तो ना बोला, बट फिर मैं उनके साथ जब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो उन्होंने बोला मेरे फ्रेंड का एक ढाबा है, मैं तुझे वहाँ पे जॉब दिलवा देता हूँ। मैंने बोला ओके सर कोई बात नहीं। तो वो पुणे के सिटी के आउटस्कर्ट्स में मुझे ले गए और वहाँ ढाबा मैंने देखा तो मुझे थोड़ा बहुत अनसेफ एनवायरनमेंट लगा क्योंकि वहाँ पे सुबह ही ड्रंक लोग थे और वो एक ढाबे टाइप का था ही नहीं। तो मैंने बोला सर आपकी मैंने उनको थैंक किया कि सर थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतनी हेल्प की, बट आई एम सो सॉरी। मैंने आपको पहले बोला था आप जो काम दोगे वो कर लूँगा, बट मुझे यहाँ पे नहीं करना है, मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो वो बहुत गुस्से हो गए, वो मेरा वीडियो फिल्मिंग करने लगे और फिर मैंने उनको कन्विंस किया सर प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो, तो वो मेरे पीछे मारने भागने लगे। वो एक बहुत डिफ़िकल्ट स्टेज था। माय गुडनेस। फिर मैंने वापस उनके साथ सर को बोला सर आप ऐसे एक्शंस मत लो, आप बैठो, और मैंने उनको बैठ के वापस उनको कन्विंस किया और उन्होंने बोला कोई बात नहीं जा। और सेम डे वापस मेरा और एक इंसिडेंट हो गया। मैं मॉल में मैकडोनल्ड्स में जॉब के लिए गया। ओके। तो मेरे पास मेरा आधार कार्ड था, जो आधार कार्ड मेरा एडिटेड वन था क्योंकि अगर मैं अपना रियल आईडी दिखाता तो उनको पता चल जाता। वो एज़ पर गवर्नमेंट थोड़ा मैंने रूल्स में वो इश्यू था, बट वो एडिटेड वाला था तो उन्होंने सीधा अपनी सिस्टम में डाला आधार कार्ड, और जैसे ही उन्होंने डाला वो दिखा ही नहीं रहा था। तो उनके मैनेजर ने डाउट कर लिया, तो वो मैकडी में जो बर्थडे पार्टी रूम होते उन्होंने मुझे वहाँ पे बिठा दिया और कोई भी बात सुन ही नहीं रहे थे, मुझे जाने ही नहीं दे रहे थे। 1.5-2 घंटा बिठा दिया। फिर वो मुझे थोड़ी देर बाद आए वो और मुझे क्वेश्चनिंग करने लगे। तो मैंने उनके आंसर्स तो सारे दिए, फिर भी जा नहीं दे रहे। तो मैंने बोला सर प्लीज़ अगर आपको जॉब नहीं देनी है तो कोई बात नहीं, मुझे जाने तो दो। तो भी नहीं जाने दे रहे थे। फिर उनको बाहर थोड़ा ऑर्डर में केओटिक हो गया तो मैनेजर तब गए। तो अब जो असिस्टेंट मैनेजर आए उन्होंने मेरा वापस इंटरव्यू लिया और वो थोड़े कन्विंस हो गए, बट उन्होंने बोला मैं तुझे जॉब तो नहीं दे पाऊँगा सिर्फ तेरे आधार कार्ड के वैलिडिटी के ऊपर। फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं जा। वहाँ पे भी थोड़ा मेरा 1.5-2 घंटा बिगड़ गया। शायद मैं 7th को जब निकला, 7th ऑफ कौन सी डेट? 7th ऑफ अप्रैल 2000 ये 2026। यस। ओह वाओ। मेरा ये मिशन स्टार्ट हुआ था 29th को। तो मैंने वहाँ पे 7th ऑफ अप्रैल को मैं निकल गया। शायद मैंने उस दिन भी 50+ जगह पे काम के लिए पूछा होगा, बट अनसक्सेसफुली उस दिन मुझे काम नहीं मिला। ओके। और फिर रात को मैंने वैसे ही पापा के साथ और अंकल के साथ थोड़ी 10-12 मिनट बात की। तो उन्होंने वापस मुझे मोटिवेट किया और बूस्ट किया कि ये थोड़े तुझे अब माइंड में तुझे क्या हो रहा है, फियर और डाउट्स आ गए हैं, क्योंकि वो 2 इंसिडेंट्स मेरे साथ हो गए थे। तो मुझे फिर आगे कहीं पे पूछने जाने में भी डर लगने लगा था कि वापस ऐसा कुछ हो जाएगा, या डाउट्स ऐसे आ रहे थे अब जॉब नहीं मिलेगी तो क्या होगा। तो उन्होंने बोला तू आज तूने अपनी फर्स्ट सैलरी अर्न की ही है, तो अब तू उस पैसे से ही एक अच्छा नाइट स्टे ढूंढ ले, आराम से रेस्ट कर,
कल सुबह फ्रेश माइंड के साथ निकलना, बट तू अपने सारे जो फियर, डर, डाउट्स है वो एक नोट पैड में लिखना और उनको टेयर ऑफ करके थ्रो कर देना। और मैंने वही सेम चीज़ की और सुबह मैं फ्रेश माइंड के साथ निकला और थर्ड जगह पे ही मैंने पूछा और मेरी जॉब मुझे वहाँ पे कंफर्म हो गई। और वो क्या बात है। और वो एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है, क्योंकि फर्स्ट डे भी नोटिस किया था, बट मुझे लगा कि वहाँ पे उनकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस थोड़ी डिफ़िकल्ट होगी बिकॉज वो एक बहुत बड़ी चेन है। सो मैंने वहाँ पे गया नहीं था, बट मैंने का राजकोट में भी इंटरनेट में बहुत सुना था, तो मैंने एक अपने माइंड में डिसाइड करके लगा था कि मैं यहाँ पे सेल्फ ट्रीट दूंगा जब मेरा चैलेंज ख़त्म होगा। ओके। बट मैं थर्ड डे पे वहाँ सेकेंड जब गया तब मुझे वहाँ पे ही जॉब मिल गई। वहाँ पे फर्स्ट मुझे इनिशियली उन्होंने मैनेजर ने एज अ बॉय मुझे वहाँ पे रखा, टेबल क्लीनिंग, फिर यूटेंसिल स्क्रीनिंग, उन सब के लिए। मैंने बोला कोई बात नहीं सर। तो मैं शायद 8 बजे सुबह वहाँ पे पहुँच गया होगा। उन्होंने बोला कि तू 11 बजे तक बैठ, एक सुपरवाइज़र आएगा वो तुझे दूसरी ब्रांच पे छोड़ देगा, यहाँ पे अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके। तो मैंने कहा कोई बात नहीं सर। फिर मैं 11 o'clock तक बैठा था, तब मैं आइडल नहीं बैठा था। मैंने वहाँ पे नोटिस किया वहाँ पे जो कैप्टन्स होते हैं ऑर्डर लेते हैं, वो कैसे उनकी KOT सिस्टम में ऑर्डर्स लेते हैं, उनकी कैसे सिस्टम चलती है, वो मैंने 2-3 घंटे में सीख लिया। और एक वहाँ पे भैया थे, उनकी हेल्प ली। और जब 11 बजे सुपरवाइज़र आया तो मैंने बोला सर मैं कैप्टन का भी काम कर सकता हूँ, मुझे आता है। मैंने उनको झूठ बोला था कि मैंने कैप्टन का काम राजकोट में एक रेस्टोरेंट में किया है। तो फिर उन्होंने मेरा टेस्ट लिया, उनकी जो KOT सिस्टम है उनके टैब में मुझे 2-3 आइटम बोले ऐड करने का, और मैंने आराम से कर लिया। तो फिर वो बहुत हैप्पी हुए और उन्होंने डायरेक्टली मुझे अपग्रेड अच्छी पोस्ट में कैप्टन की जॉब दे दी। वहाँ पे सिर्फ मुझे ऑर्डर लेना था और कुछ नहीं करना था। तो मेरा एक गोल ख़त्म हो गया कि लेबर वर्क कर लिया, अब अच्छी जॉब करनी है। तो एक अच्छी जॉब मिल गई। फिर मैंने वहाँ, मैं बोल सकता हूँ कि मेरी वो सबसे बेस्ट वो 3 में से जॉब थी, क्योंकि मुझे वहाँ पे वर्किंग एनवायरनमेंट भी उसका बहुत पसंद था, क्योंकि वहाँ मेरे एज ग्रुप के दूसरे लोग थे तो फ्रेंडशिप हो जाती थी। और ये वहाँ पे एक फूड पॉलिसी इतनी अच्छी थी जो शायद कोई रेस्टोरेंट में नहीं होगी। वहाँ पे जो कस्टमर को सर्व करते वही खाना स्टाफ को भी मिलता था। क्या बात है। या एक्सीलेंट। सो देखिए दोस्तों, क्रिश आया और वहाँ पे उसने जॉब भी की और आज की भी इतनी तारीफ हो रही है। सो थैंक यू, आपने क्रिश को इतना प्यारा काम दिया और इतनी अच्छी आपके स्टाफ को ट्रीट करने के लिए। सो ब्यूटीफुल। थैंक यू। Where are you? क्या हुआ? I took him on to come and work for Irani Cafe. He did his fantastic job. मेहनत से काम किया, दिल लगन से किया, सच्चाई के साथ किया। का काम कैसे लगा? अच्छा किया उसने। जितना दिन था ना, कोई स्टाफ को कोई तकलीफ नहीं दिया, कोई स्टाफ को तकलीफ नहीं दिया। मतलब अपने काम से मतलब रखता था, टाइम पर टाइम पे आता था, टाइम पे जाता था। कभी कभी 2-2 घंटा और टाइम भी करता था। मतलब 9 से 9 रहता था, 9 से 11 होता था। मतलब अच्छा लगा, स्टाफ को भी अच्छा लगा, कस्टमर को भी अच्छा लगा। सो जब आप ये कर रहे थे तो एक देखिए, एक आपका स्टे का जगह अलग होगा और आपका ये काम करने का जगह अलग होगा, दोनों में 2-4 किलोमीटर का डिस्टेंस भी होगा। और आपके पास पहली इनकम सिर्फ 2500 रुपये हुई वो 8-10 दिन में, उसमें से भी आपने 600 रुपये का फ़ोन ख़रीद लिया, एक आधा रात आप नाइट स्टे किया, फिर आना जाना, थोड़ा बहुत खाना पीना। तो ऑटो से आते जाते थे या पैदल आते जाते थे, या अपने हर मिनट एक कैलकुलेशन चलता रहता था, यार इतने ही पैसे बचे हैं, कैसे करूँगा, क्या चलता था माइंड में? बाय गॉड ग्रेस और सबके ब्लेसिंग से एक चीज़ हुई कि ये पूरे मिशन में मुझे सिर्फ जब मैं जॉब सर्च के लिए था या लास्ट डे जब मेरा चैलेंज ख़त्म हुआ तभी मुझे स्टे का मेरे ऊपर था, वरना फर्स्ट जॉब थी वहाँ पे भी ओनर ने उनको स्टे दिया था। वहाँ पे भी जो स्टाफ था उनका स्टे का एरिया था, वहाँ नज़दीक में ही एक फ्लैट था उनका, वहाँ पे स्टे था। और कितने लोग रहते थे उस फ्लैट में? वो तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, क्योंकि 24 आवर्स ऑपरेट करता है तो वहाँ डिफरेंट शिफ्ट्स में चालू रहता है। बट वहाँ पे मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम फ्लोर पे सोया, वहाँ एक थर्मोकोल की शीट थी, वो बिछा के मैं उसके ऊपर सो गया था। नींद आ गई थी?
हाँ, क्योंकि पूरे दिन काम करते थे। मुझे एक ऐसा है कि कहीं पे भी नींद आ जाती थी, ऐसा कुछ था नहीं। वंडरफुल। हाँ। सो काम कर रहे थे तो कौन सी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपने नोटिस की वहाँ पे कि क्यों ये रेस्टोरेंट की इतनी सारी चेन्स है? कौन सी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नोटिस की? एक तो उनकी लेगेसी, बिकॉज दैट इज़ आई थिंक थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन है जो ये बिजनेस कैरी फॉरवर्ड कर रही है। प्लस वो अपना बिजनेस है वो किसी के साथ मर्ज या टेक ओवर नहीं करना चाहता, बिकॉज उनको अपनी लेगेसी के वही कैरी फॉरवर्ड करनी है। प्लस उनका एम्प्लॉयमेंट का ट्रीट, वो अपने स्टाफ को बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं और उससे ही उनके स्टाफ होता है वो उनके एसेट्स होते हैं। और वही चीज़ हमारे बिजनेस में पापा और अंकल अपने कोई भी एम्प्लॉयज़ को एज ए एम्प्लॉय ट्रीट नहीं करते, वो अपने एम्प्लॉयज़ को एज ए पार्टनर ही ट्रीट करते हैं। Awesome. और कभी भी उनको डिस्कम्फर्ट फील नहीं करने देते। और वही चीज़ मैं भी नोटिस की। तो मतलब आप कहना चाहते हो कि हर एक सफल बिजनेसमैन ये जानता है कि उसके स्टाफ को फैमिली की तरह ट्रीट किया जाए। एम आई राइट? यस सर। ऑसम। अभी तीसरी जॉब की तरफ चलते हैं। कौन सी थी ये तीसरी जॉब और वहाँ पे अच्छा उससे पहले को छोड़ते समय क्या हुआ? वहाँ पे भी बहुत डिफ़िकल्टी हुई। वहाँ के मैनेजर ओनर थे, मैंने उनके ओनर के साथ भी मेरा पर्सनल कांटेक्ट बहुत अच्छा हो गया था। बट इश्यू वो था कि वहाँ तब उनके पास मोस्टली बंगाल के वर्कर्स थे और उस टाइम कोलकाता में इलेक्शंस थे, तो सब वर्कर्स जा रहे थे और उनको वर्कर्स की बहुत शॉर्टेज थी। तो कोई भी लीव के लिए पूछता था तो जाने ही नहीं दे रहे थे। बट मैंने उनको बोला, फिर उन्होंने पहले तो ना बोला। वापस मुझे वो दिमाग में कन्विंसिंग पावर बढ़ाना है, तो मैंने उनको कन्विंस किया डिफरेंट वो स्टोरी वापस थोड़ी इमरजेंसी है प्लीज़ जाने दो। तो मेरी वहाँ पे सैलरी कुछ 4000 हो रही थी, तो उन्होंने बोला मैं अभी तुझे 2000 ही दूंगा, बाकी की डिपॉजिट रखता हूँ। मैंने बोला सर प्लीज़ जाने दो, तो भी उन्होंने बोला चल 3000। मुझे पूरी सैलरी दे ही नहीं रहे थे मैनेजर। फिर वहाँ पे एक वहाँ के सुपरवाइज़र है, उनके साथ मेरा कांटेक्ट और बॉन्ड बहुत अच्छा हो गया था, हम दोनों एज ए फ्रेंड थे। तो उन्होंने अपनी पर्सनल गारंटी ली, बिकॉज उनको मेरे ऊपर बहुत ट्रस्ट आ गया था। तो उन्होंने बोला कि अगर ये नहीं आएगा तो मैं अपने पर्सनल पॉकेट में से जो पैसे होगा वो दे दूँगा। फिर मुझे अपनी पूरी सैलरी मिल गई थी और वहाँ पे भी थोड़ा डिफ़िकल्ट था, बट एंड मोमेंट पे हो गया। वहाँ पे मतलब आप झूठ बोल के निकले? हाँ। तो कितना डिफिकल्ट था झूठ बोलना, वो भी स्पेशली जब कोई है ही नहीं बीमार और फिर भी बीमार बता देना? वो एक बैक ऑफ द माइंड बहुत पेनफुल भी होता था कि इतना झूठ क्यों बोल रहा हूँ, और ये बोलने से अच्छा तो सच बोल देता हूँ। बट एक था कि अभी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है। एंड टाइम पे जब मम्मी पापा आने वाले थे, वो भी मुझे पता नहीं था, वो भी एक सरप्राइज़ मिला मुझे। बट मुझे फिर पता था कि अपनी आइडेंटिटी अभी रिवील नहीं करूँगा, जब पूरा मिशन ख़त्म हो जाए तब करूँगा। तो क्या बीच बीच में बार बार ऐसा लगता था मिशन जल्दी ख़त्म हो जाए यार? वो तो बहुत डिफ़िकल्ट स्टेज था, क्योंकि कभी कभी तो लगता था ये मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी क्या वैल्यू ऐड होगी, कुछ नहीं होगा, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था। बट मैं अपने सेल्फ टूल्स को याद करता था। और मिशन कभी कभी कोई दिन तो ऐसे थे जो निकल ही नहीं रहे थे। मैं लास्ट डेज इतने डिफ़िकल्ट हो गए थे, मैं एक एक मिनट गिनता था, अब ख़त्म हो जाए, अब ख़त्म हो जाए। सो तीसरी जॉब के बारे में है? तीसरी जॉब जैसे मुझे वापस थोड़ा ऐसा था कि अपग्रेड करूँगा, तो मुझे अब था कि कॉरपोरेट में ट्राई करना है, क्योंकि पुणे में कॉरपोरेट बहुत ज़्यादा है। तो मैं वापस वहाँ से निकल गया और कॉरपोरेट की सर्च में जा रहा था। बहुत जगह इंटरव्यूज़ दिए, बहुत जगह पूछा, बट उनको वापस डॉक्यूमेंट्स और KYC इश्यू ही आ रहा था, क्योंकि आधार कार्ड के बेसिस पे कोई दे ही नहीं रहा था। और मेरे पास जो फ़ोन था वो मैंने कहीं पे रिवील नहीं किया था। मैंने फर्स्ट जॉब से जो फ़ोन लिया था मैंने कहीं बोला ही नहीं था, मैंने सबको ऐसा ही बोला था कि मेरे पास फ़ोन भी नहीं है, इसलिए उनको वापस ट्रस्ट इश्यू ही आ रहा था। तो मैंने पूरे दिन वापस पूछा, उस दिन भी मैंने शायद मोस्टली 50 जगह के प्लस पूछा होगा।
तो ये जो 50 जगह पहले, 70 जगह पहले, ऐसे जितने भी लोगों से आप मिले, इनमें सबसे गंदा एक्सपीरियंस ये दो जो आए यही थे, जो मैकडोनल्ड वाला? हाँ वही था। Okay. बट मैंने उसमें भी उनकी अच्छाई देखी और ऐसा नहीं सोचा कि इन्होंने मेरे साथ बुरा किया। वो ऑटो रिक्शा राइडर थे, वो भी उनका हेल्पफुल नेचर की वजह से ही मुझे ले गए थे, क्योंकि उनको मैंने रिक्वेस्ट इतनी की थी इसलिए वो ले गए थे। वो मुझे हेल्प करना ही चाह रहे थे, बट मैंने ही अपने आप से रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मुझे वहाँ पे सेफ नहीं लगा। और मैकडी में भी इतना ही था क्योंकि उनकी कस्टमर की सेटिस्फेक्शन और अच्छा रहे, इसलिए वो पूरी प्रोसेस चेक कर रहे थे। ओके। इसलिए मैंने तो मतलब इससे आपने रिक्रूटमेंट के बारे में क्या सीखा? रिक्रूटमेंट के बारे में तो देखो, एक पहली बार तो जॉब के लिए कभी पूछा नहीं था, इसलिए मुझे एक पहली बार रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरी पता चली, कैसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलती है और कौन से स्टेज होते हैं। तो जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा, इससे अगर आप कल अपने बिजनेस में किसी को रखते हो तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखोगे? पहले तो बैकग्राउंड चेक और उनका एक्सपीरियंस, और वो बेसिक होता है, वो सब तो रखता है, बट मेनली एक ट्रस्ट की बात होती है। जो मैंने 3 जगह पे डिफरेंट काम किया, वहाँ उनके ओनर्स ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया और जॉब दे दी। वो एक बहुत बड़ी ट्रस्ट फैक्टर, एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्सेलेंट। तो अभी तीसरी जॉब के ऊपर चलते हैं, है ना? तो 2 जॉब्स का आपका एक्सपीरियंस हो गया, थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा, थोड़ा ज़बरदस्त, और अब लास्ट का 1 हफ्ता आपको गुजारना है। क्या माइंड में चल रहा था? कैसे मिली वो तीसरी जॉब और उसके लिए क्या पापड़ बेलने पड़े? वहाँ मैंने अब बोला ऐसा कि पूरे दिन मैंने वो कॉरपोरेट में ट्राई करना था, इसलिए मैंने बहुत जगह पूछा, बट वहाँ पे भी कॉरपोरेट में KYC और डॉक्यूमेंटेशन से रिजेक्शन आ रहे थे। तो वापस मैं रात को डीमोटिवेट हो गया क्योंकि इवनिंग हो गई थी। और उस दिन मेरे साथ और एक इंसिडेंट हो गया था। यहाँ पुणे में एक बहुत बड़ी मोबाइल चेन है, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा, बट मुझे वहाँ पे एक उनकी फ्रेंचाइजी पे गया। मैंने वहाँ पे फिर उनके बोला मुझे जॉब की रिक्वायरमेंट है, मुझे अच्छा आता है, उनको भी मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स और सब अच्छा लगा। तो उन्होंने बोला हमारी हेड ऑफिस पे जाओ, तुमको वहाँ पे मिलेगा। तो मैं वहाँ पे गया, उनके HR के साथ मिला। उनके HR के साथ मिला तो उनको अच्छा लगा, बट फिर डॉक्यूमेंटेशन का इश्यू आ रहा था, तो उनके मैनेजर के साथ बात की। तो मुझे ये बताओ, आपके डॉक्यूमेंटेशन क्यों नहीं लेके गए आप? जैसे आधार कार्ड भी तो डॉक्यूमेंट ही है। बट कोई सिर्फ ऑन आधार कार्ड बेस कोई क्यों अपने जगह, और क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगते और थे कुछ फिर उनकी बैंक अकाउंट्स डिटेल मांगते हैं और कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स। आधार कार्ड एक थोड़ी ना वैलिड होगा। तो मान लो आप बैंक डिटेल देते तो उससे क्या फ़र्क पड़ता? बट वो एक एज पर रूल था कि सिर्फ आधार कार्ड ही लेके जाना। ओके, हाँ। तो ये फिर शॉपी पे गए आप, उसके बाद उन्होंने क्या कहा? उनके मैनेजर को भी अच्छा लगा तो उनके ओनर को पूछा, तो उनके ओनर ने फिर डायरेक्टली मेरे साथ इंटरव्यू किया और ओनर को अच्छा लगा, तो फिर उन्होंने क्वेश्चंस किए, वो मैंने प्रॉपरली आंसर किए। फिर उन्होंने एट द एंड मोमेंट जब मुझे वो जॉब देने ही वाले थे, तब उन्होंने मेरा बोला कि एक बार तो अपना वॉलेट दिखा। उन्होंने मेरा वॉलेट चेक किया तो मेरा जो ओरिजिनल आधार कार्ड था और एडिटेड था दोनों मिल गया, क्योंकि ओरिजिनल में सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए अपने साथ में ही रखता था। फिर उनको मेरे साथ बहुत ट्रस्ट फैक्टर का इश्यू आ गया। उन्होंने वापस मुझे उनके कॉन्फ्रेंस रूम में बिठा दिया। वो बैक टू बैक मीटिंग्स में चले गए और कोई मेरे साथ रिस्पॉन्स ही प्रॉपर नहीं कर रहा था। वो बोल रहे थे तू बैठ, ओनर बुलाए गए। वहाँ पे मुझे 2-3 घंटा बिठा के रखा। मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट की कि सर अगर आप जॉब नहीं दे रहे हो तो कोई बात नहीं, जाने तो दो, पर जाने भी नहीं दे रहे थे। That was interesting। तो मतलब आप 2-2 घंटे के लिए किडनैप हो गए। हाँ। तो उस समय फिर क्या लग रहा था? उस कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे बैठे क्या सोच रहे थे? बहुत नेगेटिव थॉट्स भी आते थे कि अगर ये करे क्या कर देंगे, पुलिस के पास भेज देंगे, या फिर एंड में अपनी रियल आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी, पापा के साथ बात करवानी पड़ेगी। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कहीं इश्यू तो आया नहीं था। फिर उनको मैंने कन्विंस किया, मैंने बोला सर, उनके मैनेजर को, आप जॉब नहीं दे रहे हो तो जाने दो। वो बोल रहे मुझे तेरे ऊपर बहुत गड़बड़ लग रही है, तू ठीक नहीं लग रहा है।
तो भी तू जा चल कोई बात नहीं, क्योंकि रात हो गई थी, उनकी ऑफिस क्लोजिंग टाइम था, फिर वो मुझे बिठा के क्या, उनका कुछ फ़ायदा ही नहीं था, correct. इसलिए तो उस दिन जॉब नहीं मिली, उस दिन भी जॉब नहीं मिली। फिर अगले दिन? फिर अगले दिन मैंने वापस सेम मोटिवेशन के साथ निकल गया। फिर उस दिन थोड़ा डिफरेंट गोल सेट करके रखा था कि अब मैं सेल्स में ट्राई करता हूँ, डिफरेंट ब्रांड्स होती है उनमें, बट वहाँ पे भी सेम हुआ। तो इवनिंग हो गई थी, तो इवनिंग तक मैंने एक जगह पे जॉब सिक्योर करके रखी थी, एक हिंजवाड़ी में रेस्टोरेंट है, वहाँ पे मैंने बोला था कि सर मुझे कैप्टन का आता है, बिकॉज ईरानी में से मैं सीख के वहाँ पे तो एक एक्सपर्ट बन गया था कैप्टन की जॉब के लिए। तो मैंने उनको बोला, तो फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं। मैंने बोला सर मैं इवनिंग में आऊँगा तो चलेगा, मुझे एक बाजू में काम है थोड़ा। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं। तो मैं वापस ढूंढने निकल गया। फिर मैंने सोचा कि अब इसमें तो नहीं होगा, जो हुआ बेस्ट हुआ, अब ये ख़त्म करना है तो यही ठीक है। तो फिर मैंने वहाँ पे रेस्टोरेंट में वापस एज ए कैप्टन का वर्क किया। बट वहाँ पे मेरी शिफ्ट ड्यूटी थी 12 नून टू 12 मिडनाइट। ओके। तो मैंने एक फर्स्ट डे तो मैंने अपना कंप्लीट कर लिया। फिर मैंने सोचा सुबह दोपहर 12 बजे तक तो सो के रह नहीं सकता, इसलिए मैंने वहाँ पे अपने ओनर को बोला कि सर मुझे एक अपना छोटा बिजनेस करना है, मैं यहाँ से आपके पास से टी लेके आजू बाजू में शॉप्स में सब जगह सेल कर पाऊँगा। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तू अगर टाइम पे वापस आ जाएगा अपने शिफ्ट के तो मुझे कोई इश्यू नहीं है। वाओ। सो मैंने फिर वहाँ से लास्ट के जो दिन थे मैंने वहाँ पे टी सेलिंग का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। मतलब जॉब भी की 12 से रात को 12 और सुबह चाय लेके बेचना भी शुरू कर दिया। हाँ। वाओ। सो मैंने फिर वहाँ से लास्ट के जो दिन थे मैंने वहाँ पे टी सेलिंग का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। मतलब जॉब भी की 12 से रात को 12 और सुबह चाय लेके बेचना भी शुरू कर दिया। हाँ। क्रिश, इस पूरी जर्नी में जैसे जितने भी अच्छे बिजनेसमैन होते हैं वो अपने हिसाब किताब रखते हैं ना, क्या आप भी अपने खर्चे का, पैसे का हिसाब किताब रख रहे थे या ऐसे ही चल रहे थे? नहीं, डेफिनेटली ये चीज़ तो मैंने अपने ब्लड लाइन से सीखी है। हर चीज़ का, छोटे से छोटे 1 रुपए की टॉफ़ी लेता था तो उसका भी हिसाब रखता था। मैं अपनी डायरी में सारे इनकम ट्रैकर, स्पेंडिंग ट्रैकर और सब जगह मैं लिखता था। और मैंने शायद बहुत सारी जगह पे यहाँ पे डोनेशन भी किया। मुझे अपने खाने के लिए मैं अपने पैसे यूज़ नहीं करता था, पर मैं डोनेट भी करता था। हाँ, वाओ। मैं कहाँ डोनेट किया होगा आपने? मैं जब अपना टी बिजनेस करता था तब मैं कोई नीडी लगता था तो मैं उनको, मेरे साथ मैं बिस्किट्स भी रखता था, बट वो सेल नहीं करता था, डोनेट करता था, बिस्किट्स देता था, फिर फ्री की टी देता था। या कभी कभी मुझे ऐसा लगे कि इनको खाने की ज़रूरत है तो मैं खुद भूखा सो जाता था, बट मैं उनको कुछ ना कुछ लेके खिला देता था। तो वो चाय वाले बिजनेस से भी कुछ अर्निंग हुआ कि नहीं? हाँ, मेरा वहाँ से 2000 रुपये अर्निंग हुआ, क्योंकि मेरे पास एक छोटी बॉटल थी, वो मैं 100 रुपीज़ की फिल करता था और टोटल मेरा 250 रुपीज़ होता था, तो 150 रुपीज़ प्रॉफिट होता था। तो मैंने 2 दिन अपनी छोटी बॉटल लेके जाया और फिर तीसरे ही दिन बाजू में डीमार्ट था, वहाँ से बड़ी बॉटल लेके आया, फिर 2 बॉटल में लेके जाता था। और फिर एक दिन ओनर ने बोला लास्ट के 3 दिन बाकी थे, तू इवनिंग में भी जा, तू बहुत अच्छा कर रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है कि कोई, उनको तो ऐसा था कि ये गरीब घर से आ रहा है तो किसी का अच्छा हो रहा है तो तू तभी भी जा, क्योंकि उस टाइम रश आवर नहीं होते थे और मैं फ्री होता था। तो मैं उस टाइम भी जाता था और टोटल मेरा टी इनकम से 2000 रुपीज़ हुए थे। वेरी गुड। तो ये वाले एक्सपीरियंस में, जैसे ये रेस्टोरेंट में आपने काम किया और 2 जॉब आपने की, तो बिजनेस भी किया, जॉब भी किया, इसमें सबसे ख़राब एक्सपीरियंस कौन सा रहा जॉब करते समय? वहाँ लास्ट मेरी जब जगह थी वहाँ का स्टे बहुत ख़राब था। वो एक पीजी थी, उनके रूफ टॉप के ऊपर एक टिन का, पतरे का वो एक शेड था, उसमें रहने का था। वहाँ कभी क्लीनिंग नहीं होती थी और वहाँ क्या कभी कभी रात को दूसरे स्टाफ ड्रिंक करते थे और वो रेस्टोरेंट प्योर वेज था, तो कोई स्टाफ नॉन वेज खाते थे तो वहाँ पे ही बनाते थे। वहाँ पे टॉयलेट्स इतने अनहाइजीनिक थे और मैट्रेसेस इतनी ख़राब। मेरे जब वो ख़त्म हुआ तो मेरा पूरा बैक और बॉडी, वो छोटे छोटे खटमल कीड़े आते हैं उससे काटा हुआ था। मेरे सारे कपड़े खून खून थे, बिकॉज रात को नींद आ जाती थी, पता नहीं चलता था। बट वहाँ फिर मैंने वापस जब मेरा ख़त्म हुआ और एक बार वहाँ देखा, मुझे भी इतना वो हुआ कि इतनी खराब जगह पे मैं रहता था। गर्मी कैसी थी वहाँ?
गर्मी भी बहुत थी, बट वो एक हाई राइज बिल्डिंग थी, इसलिए नाइट को तो वो चिल्ड हो जाता था, बट वो बहुत ख़राब था, हमारे जैसे लोग वहाँ पे शायद नहीं रह पाए। तो लेकिन आप सोचो वहाँ पे कितने सारे लोग, कितने ही भारत में गरीब लोग हैं और वो ऐसे रहते हैं, उनके बारे में सोच के कैसा लगता है आपको? उनके लिए तो डेफिनेटली एक बहुत दुख भी होता है कि इनको ये भगवान ने ऐसा दिया है, और कहीं उनकी भी गलती है, बिकॉज वो उनका विजन कभी छोटा होता है। मैंने कितने स्टाफ को ये ईरानी कैफ़े में, फिर रेस्टोरेंट में, जो 10-10 12-12 साल से वहाँ पे काम करते, तो मैं अभी कभी कभी फ्री होते थे तो फ्रेंडली ऐसे ही पूछता था, आपको कुछ आगे का ऐसा सोचना है, आप यहाँ पे ही काम करें? वो बोलते हैं सब ठीक है, रहने खाने पीने का देते हैं तो क्या टेंशन है। उनका विजन ही बड़ा नहीं है, उनको ऐसा ही है कि ये मिल गया तो अब गुजारते हैं इसमें। दोस्तों इससे ये बात समझ में आती है कि जब आप शुरुआत करते हो तो शुरुआत में हो सकता है आपकी शुरुआत छोटी हो, लेकिन आप 10 साल बाद भी उसी जगह पे बैठे हो, इसका मतलब आपका विजन ही नहीं है, इसका मतलब आपका थॉट प्रोसेस ही नहीं है, इसका मतलब आप भगवान को कंप्लेन नहीं कर सकते, आपने खुद ने वो चुना है, आप खुद एडजस्टमेंट करने को रेडी हो। इसीलिए लाइफ में एडजस्ट ना करें, क्योंकि एडजस्ट किए तो फिर हमेशा वहीं रहोगे। जैसे कृष्ण ने कहा कि मैं जॉब भी कर रहा था, लेकिन उसमें भी मेरे को चैन नहीं था कि रात दोपहर 12 बजे से तक क्या करूँगा, तो चलो चाय भी के आते हैं। ये चीज़ अगर आप में से कोई भी करेगा तो आप भी बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो कृष भाई, इस पूरे प्रोसेस में मुझे बताइए 4-5 ऐसी लर्निंग जो मतलब एक 25 दिनों के अंदर आपको सबसे ज़्यादा मतलब टच की हो आपके हृदय को, या आपको लगता है कि जो ज़िंदगी भर आप अप्लाई करोगे। डेफिनेटली पहली चीज़ तो मैं सबको बताना चाहूँगा, अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो अपने कंफर्ट जोन से तो बाहर निकलना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर आप अपने कंफर्ट जोन से स्टेप आउट करोगे तो ही कुछ होगा। मुझे भी ऐसा पहले तो लगता था, जब सुना था ये चैलेंज बहुत इजी है, आराम से कर पाऊँगा, बट जब मैंने ये किया तब पता चला ये बातें करना है उतना इजी नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर और मुझे अब आगे लगता है कि लाइफ में मैंने ये कर लिया है तो अब मैं कभी भी पीछे नहीं पड़ूंगा, क्योंकि मैंने वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन एक्सपीरियंस कर ली है और मेरे पास बेस्ट तो है ही। ट्रू। फिर सेकंड, ये जो एक मुझे ये गोल्डन स्पून है वो एक मुझे प्रिविलेज है, बट प्रिविलेज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है। अगर अब मुझे इसको कैरी फॉरवर्ड करना है, ना कि जस्ट इसको मैं ऐसे ही गुजारता रहूँ, और इसको मैं कभी कभी बहुत लोग होते हैं, मैंने कितनी स्टोरीज सुनी है, उनको इतना अच्छा प्रिविलेज मिला बट उन्होंने उसका भी वर्स्ट कर दिया। सो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रिविलेज। वंडरफुल। दोस्तों अगर आपको अपने जीवन में नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो बहुत ही ऊंचे लेवल की एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, बहुत बड़े लेवल का विजन, ओके, ये दोनों चीज़ें रखनी होगी। इमेजिन करिए कि आपका बच्चा 17 साल का है और अचानक से एक दिन उसको बोला जाता है कि भैया पैक कर ले तेरे बैग्स, एंड तेरे हाथ में टिकट दे दिए जाएंगे, बट तुझे ये भी नहीं पता कि तू कहाँ जा रहा है। एरोप्लेन में बैठते समय तक या काउंटर पे जाने के बाद ही तुझे पता पड़ेगा कि तुझे कहाँ एग्जैक्टली जाना है। एंड फिर अचानक से आपको आप अच्छे से बहुत अच्छे गद्दे पे सो रहे हो, बहुत नीट एंड क्लीन जगह पे रह रहे हो, आपके बेड के ऊपर चाय आ रही है, कॉफ़ी आ रही है, आपको कुछ भी ऑर्डर करना है आपके फिंगर टिप्स के ऊपर है, सब कुछ है, गाड़ियाँ घोड़े सब है, और अचानक से आपको बोला जाता है भैया खुद कमा, 1 महीना तेरे को चैलेंज लेना ही है। मैं एक प्रोग्राम रन करता हूँ क्रिश, जिसका नाम है कमांडो चैलेंज, ठीक है, और मैं उसमें 90 डेज़ लोगों को यही कहता हूँ, सुबह 5 बजे से पहले उठो और 90 डेज़ जितनी भी मुसीबत आ जाए, कुछ भी चैलेंज आ जाए, कुछ भी तकलीफ़ आ जाए, आपको 90 डेज़ ना सिर्फ और सिर्फ ये चैलेंज को ओके करना है और जो भी मैं कहूँ वो करते जाना है। कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते, एंड जो कर पाते हैं उनको बहुत मज़ा आता है। तो आपने पूरे महीने सर्वाइव किया, कमांडो चैलेंज कंप्लीट किया है क्रिश, कमांडो चैलेंज। अभी बहुत सारे यंग लड़के हैं, लड़कियां हैं जो इस समय बहुत ज़्यादा आपकी उम्र में भटकाव में हैं, गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, कॉलेज में इधर उधर, और आप हो जो कि बिज़नेस के बारे में सीख रहे हो। क्या लगता है आपको कि आप में क्या डिफरेंट है उनके कंपैरिजन में? डिफरेंट तो मेरे एक डिफरेंट तो मैं बोल सकता हूँ, विजन अपना बड़ा रखो। छोटा विजन क्यों रखना है, हमारे पास एंडलेस विजन ऑप्शन है। आपका क्या विजन है? मुझे तो अपना फैमिली बिजनेस का विजन है और लाइफ में कुछ बड़ा करना है। जो करना है वो नेक्स्ट लेवल और बड़ा करना है। ऑर्डिनरी लोग करते हैं वो नहीं करना है, भेड़ बकरी की तरह सब जो करते हैं वो नहीं करना है, अकेले अलग कुछ करना है। मुझे ये बताओ, जैसे
आप शायद इंडिया के 9th ऐसे पर्सन हो जिसने ऐसा चैलेंज लिया है। यस। ठीक है, आप क्या चाहते हो कि युवाओं को ये चैलेंज लेना चाहिए, बार बार लेना चाहिए? हमारे जैसे लोग हैं जो वेल प्रिविलेज्ड है, गोल्डन स्पून से बॉर्न होते हैं, उनके लिए तो एक चैलेंज ही है। बट हमारे अलग जो एवरेज लोअर मिडिल क्लास है, उनके लिए तो ये चैलेंज नहीं, उनकी लाइफ का पार्ट ही है। एब्सोल्युटली। सो ये उनको एक स्ट्रगलिंग फेज है जो डेफिनेटली उनको ये करना चाहिए और उनसे बहुत सारी सीख मिलेगी। जैसे मेरे पापा है, अंकल है, वो उनने अपने कैपेबिलिटीज़ और उनके जो स्किल्स और नॉलेज थी उससे आज ये एम्पायर बिल्ड किया है। वरना हम भी एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जो एवरेज इंडियन मिडिल क्लास है, इसलिए। और हमारे पास लर्निंग अपॉर्चुनिटीज सब है। पापा सब हमेशा बोलते हैं अगर आप रोड पे चलते जाते हो तो भी आपको डिफरेंट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, कहीं पे आपको बिजनेस आइडिया मिल जाएगा। तो अपना विजन और सब जगह अपना अटेंशन हमेशा पूरा होना चाहिए। ग्रेट। और देखिए, इस पूरे प्रोसेस में आपने ये तो सीखा कि क्या करना चाहिए। ये जो बिजनेसमैन आप मिले 3, 4, 5 या जिनके पास भी आप नौकरी से गए, इनसे ऐसा क्या सीखा जो बिल्कुल कभी किसी बिजनेसमैन को नहीं करना चाहिए? मैंने एक ऐसी चीज़ देखी थी, मेरा लास्ट जब काम था वहाँ पे थोड़े स्टाफ ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं थी। और मेनली तो मैं अपना फोकस एज अ एम्प्लॉय मैंने काम किया है, तो मेरा पर्सपेक्टिव वहाँ पे था। तो मैंने उनका देखा कि उनके स्टाफ के साथ उनका रिलेशन अच्छा नहीं था, और वही इश्यू उनके बिजनेस में भी शो हो रहा था। बिकॉज जैसे ही उनके स्टाफ का ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं होगा तो वो उनका डायरेक्ट इफेक्ट स्टाफ के कस्टमर रिलेशनशिप के साथ इश्यू करेगा, और वही उनके फ्यूचर बिजनेस में भी करेगा। सो उनके वर्कर्स एम्प्लॉयज़ है, वही उनके मेन एसेट्स है, वही है जो उनके बिजनेस को रन करते हैं। सो डेफिनेटली उनको बेस्ट प्रोवाइड करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसमैन होते हैं और वो बहुत बेस्ट करना चाहते हैं अपने स्टाफ के लिए, लेकिन उसका स्टाफ गलत फ़ायदा उठा लेता है। ऐसे एक बिजनेसमैन है, हमारे फ्रेंड है, 18 करोड़ का बिजनेस था, तब मुझसे कोचिंग लेने लगे। बिजनेस करते करते 120 करोड़ पे पहुंच गया, और वो इतने अच्छे थे कि अपने स्टाफ के लिए बहुत करते थे। उनको हर 6 महीने में कहीं घुमाने ले जाना, उनके लिए टीम ट्रेनिंग कराना, उनके लिए बहुत पार्टीज़ वार्टीज़ भी करना, उनको अच्छे से अच्छे बोनस वगैरह देना। लेकिन वही स्टाफ बैक बाइटिंग करते करते, अरे बॉस तो बहुत अच्छे हैं, चलो बॉस को सब मान लेते हैं, ये उल्टा बिल दे दिया, ये चीटिंग कर लिया, ये स्क्रैप डायरेक्ट बेच दिया, 100 किलो बेचा तो 80 किलो दिखाया, 20 किलो का पैसा डाल दिया। ऐसे करते करते पता है क्या हुआ, वो पूरा का पूरा बिजनेस डूब गया, लॉस में चला गया। बिजनेसमैन को पूरा बिजनेस बंद करना पड़ा। लास्ट में इतना कर्जा हो गया क्योंकि वो स्टाफ प्रॉफिट में आने ही नहीं देता था, सारा प्रॉफिट ऊपर का ऊपर ही वो लोग एक दूसरे से ले लेते थे। तो कई बार बिजनेसमैन इतना अच्छा होगा और उसका स्टाफ ने गलत फ़ायदा उठाया, तो फिर उसको कैसे रोकने का बिजनेस में कुछ थॉट प्रोसेस? तो इसमें अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो हर बिजनेस को अपनी स्ट्रॉन्ग बिजनेस SOPs होनी चाहिए और प्रॉपर ऑपरेशनल प्लान होना चाहिए। बिकॉज ओनर एक ऐसा है जो सारे पर्सपेक्टिव से अपने बिजनेस को देखता है, अपने एम्प्लॉयज़ को जो लोएस्ट पोस्ट से होता है और जो टॉप डेजिग्नेशन पे होता है, उनकी नज़र सबके ऊपर होती है। सो स्टाफ को अगर हम एक प्रॉपर SOP के साथ और सब जगह ठीक से ट्रीट करें तो उसमें मेरे हिसाब से कुछ इश्यू नहीं आएगा। एब्सोल्युटली। दोस्तों, ये ऐसे इश्यूज तब आते हैं जब ओनर इमोशंस के बेस पे लोगों से डील करता है, ना कि सिस्टम्स एंड प्रोसेस के बेस पे। हर चीज़ का एक अगर स्टैंडर्डाइज सिस्टम हुआ, स्टैंडर्डाइज प्रोसेस हुआ, स्टैंडर्डाइज कहीं ना कहीं चेक पॉइंट्स हुए, क्वालिटी कंट्रोल हुआ, तो उसके बाद ये इश्यूज़ कभी नहीं आते। सो वेरी नाइस। कृष भाई, यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा सवाल मेरे को आ रहा है। आप बहुत सारे 3 अलग अलग बिजनेसेस में आपने काम किया। अब आप तो आते हो बिजनेस बैकग्राउंड से, फैमिली पूरी बिजनेस में रही है जहाँ पे अच्छा खासा टर्नओवर है, अच्छी सारी सक्सेस है। तो इन बिजनेसमैन के अंदर आपको काफ़ी सारी कमियां भी दिखी होगी। क्या आप इनकी कमियों में कुछ वैल्यू ऐड कर पाए? क्या आप इनको कुछ बता पाए कि सर मेरे हिसाब से ये चेंज करना चाहिए, ऐसा कुछ बोल पाए? डेफिनेटली ये एक हमारे रूल बुक के पार्ट में ही था। बिकॉज पापा ने और घर से अंकल ने बोल के ही निकला था,
हमको ये 1 मंथ सर्वाइव करना है, 3 डिफरेंट जगह पे जॉब करनी है, बट उसके साथ तू जहाँ पे भी काम करे वहाँ पे उनके बिजनेसेस में कुछ वैल्यू तो ऐड करके ही आना है। तो फर्स्ट जगह जब मैं वो वेयर हाउस में काम कर रहा था तब मैंने नोटिस किया उनका बिजनेस बहुत अच्छा है, बट अगर वो ई कॉमर्स में ऑनबोर्ड हुए तो उनको बहुत ग्रोथ मिलेगी, बिकॉज अभी की टाइम में ई कॉमर्स एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे उनको ग्रोथ मिलेगी। सो मैंने उनको पूरा ई कॉमर्स क्या है कैसे है समझाया, और वो डेफिनेटली उसमें ऑनबोर्ड होने के लिए एग्री हो गए, और वो आगे मेरे साथ जब मैंने रियल आइडेंटिटी शेयर की तब वो मेरे से उन्होंने बोला फ्यूचर में अप्रोच भी करेंगे तुझे। फिर सेकंड जब मैं था तब मुझे लग रहा था वहाँ पे उनकी स्टाफ में थोड़ा ट्रेनिंग और स्टाफ इंटरेक्शन का थोड़ा बढ़ाना पड़ता है, बिकॉज स्टाफ ही जो है वहाँ के कैप्टन है वही डायरेक्टली कस्टमर के साथ कनेक्ट होते हैं रादर देन ओनर्स एंड मैनेजर्स। तो कहीं पे मैंने देखा उनका एक लूप होल था कि उनके स्टाफ वेल ट्रेन नहीं थे, वेल यूनिफॉर्म नहीं थे, वो कभी कभी थोड़ा रॉन्ग परसेप्शन कस्टमर के माइंड में सेट करता था, बिकॉज उनका प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होता था या कहीं मिस डिलीवरी हो जाती थी इसलिए। और वही सेम मैंने दूसरे जब रेस्टोरेंट में वर्क किया वहाँ पे भी मैंने सेम नोटिस किया, और मैंने वो सारी चीज़ मैं हर दिन अपने जर्नलिंग के साथ ये सब नोट करता था, और लास्ट डे मैंने उनके ओनर्स को बताया और वो सब भी डेफिनेटली उन्होंने बोला कि हम इसके ऊपर काम करेंगे। क्या बात है। तो उन लोगों को ऐसा आश्चर्य नहीं हुआ यार ये 17 साल का लड़का आके ये सारी चीज़ें हमें बता पा रहा है तो हमें क्यों नहीं सूझ रहा है, ऐसा कुछ उन्होंने? कभी कभी तो उनको ऐसा होता ही था कि ये एक लड़का ऐसा नोटिस कर पा रहा है हम क्यों नहीं कर पा रहे। तो उसका तो मैंने उनको बोला कि मेरे पापा ने और अंकल ने एक चीज़ बोली थी, तू हमेशा ओनर को अपने बिजनेस में एज अ वर्कर की तरह काम करना चाहिए और सारे वर्कर्स को एज अ ओनर की तरह काम करना चाहिए। और मैं सारे तीनों जगह पे जॉब की, मैं वहाँ पे ऐसा ही सोचता था कि मैं यहाँ का ओनर हूँ तो मैं जो भी काम करता हूँ, डिश वॉशिंग भी करता हूँ वो भी मैं केयरफुली करूँगा। मैं क्यों अपनी प्रॉपर्टी अगर मैं डिश गिर गई या डैमेज हो गई तो मैं आराम से रखता हूँ, ये मेरा ही लॉस हो रहा है, इसलिए वो एक चीज़ थी। वाह। तो ये जब आप ये सच में डिश वॉश कर रहे थे तब ये सच में थॉट चल रहा था Definitely. या ऐसा लग रहा था यार कहाँ फंस गया? नहीं, कभी कभी तो ऐसा आता था कहाँ फंस गया, क्योंकि मैं डीमोटिवेटेड हो जाता था या कितनी बार उन्होंने एवरेज डीमोटिवेटेड हो जाते थे? मोस्टली 50% तो ऐसा हो ही जाता था, क्योंकि कभी कभी स्ट्रेस तो नहीं बोल सकते बट वर्क ज़्यादा हो जाता, थक जाते थे, और कभी पूरा आइडल बैठा होता था क्योंकि कभी कस्टमर्स नहीं वॉक इन होते थे तो आइडल बैठता था, तब ऐसा ही थॉट आता था कहाँ फंस गया क्या कर रहा हूँ। तभी भी मुझे एक बात याद आती कि पेरेंट्स की कि तू ओनर के पास जा और वो तुझे जो काम दे वो कर तू। मैं कैप्टन था तो भी मैं उनको बोलता था फ्लोर क्लीन कर लेता हूँ या डिश वॉश कर लेता हूँ, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। उन्होंने बोला तू अगर फ्री बैठेगा तो तेरे माइंड तुझे भटकाएगा, इसलिए तू कुछ ना कुछ काम करना शुरू कर दे। वो एक सेइंग है ना, आइडल्स माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो जब ये पूरा एक्सपीरियंस रहा इसमें सबसे बुरा क्या लगा, स्टे या लोगों के ऑर्डर लेना या खाली बैठना या भटकना और जॉब मांगना, क्या सब चीज़ सबसे बुरी थी? एक चीज़ तो थी जो कभी बीच में 1-2 दिन ऐसे होते थे जब मुझे जॉब नहीं मिलती थी, तब बहुत ख़राब लगता था क्योंकि पूरे दिन इतनी जगह इतने लोगों को पूछा तो भी रिजेक्शन के सिवा कुछ और मिलता नहीं था, इसलिए वो। और लास्ट में मुझे स्टे का, क्योंकि आज तक मेरा एक पहले से ही हाइजीन के लिए मैं बहुत फॉन्ड हूँ। मैं बहुत हाइजीन के लिए शायद मेरा आप कभी रूम देखो या कुछ भी देखो, मुझे सब वेल ऑर्गेनाइज्ड, और कभी भी थोड़ी सी भी चीज़ गंदी हो तो मैं वो यूज़ नहीं करता था, इसलिए स्टे के लिए थोड़ा मुझे डिफ़िकल्टी हुई। बट उस चीज़ ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंट बना दिया कि मैंने अब वर्स्ट चीज़ एक्सपीरियंस कर लिया और मैं कभी कोई भी चीज़ के लिए अब पीछे नहीं पड़ूंगा। एक्सीलेंट। और सबसे अच्छा क्या लगा इस पूरे 10-12 दिन में? सबसे अच्छा तो ये इनकी लर्निंग, मैंने शायद बहुत जगह काम के लिए पूछा तब पता चला कैसे कैसे
उनके प्रोटोकॉल्स होते हैं, फिर उनके रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो अपने बिजनेस में भी इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। और फिर मैंने जो बॉन्ड्स क्रिएट किए दूसरों लोगों के साथ, और एक मैंने रियल वर्ल्ड कैसा चलता है वो समझा, क्योंकि मैं गोल्डन स्पून बॉर्न हुआ हूँ, तो मैंने कभी ऐसा नहीं देखा था कि ये बेज लोग होते हैं जो सब चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाते, उनकी लाइफ कैसी होती है। तो मैंने एक ऑर्डिनरी आदमी की तरह जी के देखा कि वो कैसे सरवाइव करते हैं। जैसे साहू भाई ढोलकिया की फैमिली ये कंटिन्यूअसली करती आ रही है, आपने ये किया, इस दोनों में डिफरेंस क्या था, या क्या एज इट इज़ उन्होंने जो किया वही आपने किया? नहीं, प्योरली ये सारी इंस्पिरेशन सऊजी अंकल के लिए, और मैं उनको भी क्रेडिट्स देना चाहता हूँ बिकॉज उनकी ये लेगेसी और उनकी थॉट प्रोसेस से मैं भी आज जहाँ बैठा हूँ वो उनके एफर्ट्स थे, बिकॉज उन्होंने ये सोचा और उससे ही मुझे ये आइडिया, और उन्होंने एक उनका था कि उनको उनके जो नेक्स्ट जनरेशन जाती थी उनको एवरी वीक चेंज करना पड़ता था 1 मंथ के लिए, उनको 4 जॉब्स करनी थी। मुझे थोड़ा पेरेंट्स ने फ्लेक्सिबल दिया कि वो तू 3 जॉब कर, और एक मेन डिफरेंस था उनके सारे बेटे आफ्टर मास्टर्स करते थे एट एज ऑफ 23 और 24, और मैंने अपना 12th कंप्लीट करके ये किया। वाह 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 वाह, बहुत ही प्यारा और बहुत ही मज़ेदार। ऐसी कुछ चीज़ें भी हुई होंगी इस पूरी यात्रा में जो शायद हम अभी तक इस पॉडकास्ट में कवर नहीं कर पाए, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको लगता है छूट गए हैं जो बताने ज़रूरी हैं? डेफिनेटली एक मैसेज मैं ये यंग यूथ के पेरेंट्स को भी देना चाहूँगा कि आप अपने बेटे या अपने किड्स को है वो आप इतना प्रिविलेज देते हो, वो सब बहुत अच्छी चीज़ है, बट उनको कभी कभी थोड़ा ये दिखाना भी ज़रूरी है कि हाउ द रियल वर्ल्ड वर्क्स। उनको छोटे छोटे फेलियर्स कभी कभी देने चाहिए, तो ही वो अपने लाइफ के बड़े फेलियर्स एक्सेप्ट कर पाएंगे। कृष भाई, मैं आपके परिवार वालों से बात कर रहा था और उनसे मेरे को ये समझ में आया कि आप इतने ज़्यादा घर पे फिनिकी हो कि आपकी एक चीज़ भी इधर से उधर हो जाए, या कभी आप स्कूल में जाते समय आपकी पानी की बोतल नहीं भरी तो आप स्कूल जाना कैंसिल, अगर आपके चद्दर पे एक दाग लग गया या पानी की एक बूंद गिर गई तो चद्दर हटा दो। ऐसा लेवल का व्यक्ति जब यहाँ पे जा रहा है तो खुद के कपड़े भी धो रहा है, ये सब कर रहा है, क्यों इच्छा नहीं हुई कपड़े उठा के फेंक दूँ? डेफिनेटली मैंने सिर्फ 3 पैर ऑफ क्लोथ्स लेके गया था, और पहले 3 बार पहन लिए, फिर क्या करें, क्योंकि मुझे हाइजीन का पहले से इतना फ़ोन था, तो लाइफ में पहली बार कपड़े भी हाथ से धोए थे। जो मैं फर्स्ट जगह पे जॉब कर रहा था, मैंने ओनर को एक रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने बोला मैं तुझे 5 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट टेरेस पे जा और कपड़े धो के आ। और वो एक बहुत डिफ़िकल्ट स्टेज था क्योंकि मैं इतना हाइजीन का फॉन्ड था। मैंने पहले 10 दिन जो होटल में उन्होंने दी थी वो बहुत अच्छी थी, बट वो भी उतनी वहाँ पे भी ऐसी स्टैंडर्ड में कभी रहा नहीं था, तो भी मुझे ऐसा हो रहा था मैं कहाँ पे रह रहा हूँ, अनकंफर्टेबल इतना फील कर रहा था। बट कैसे धोए कपड़े, मतलब धोने आते हैं कपड़े ऐसे तो कभी धोए नहीं थे, बट उन्होंने सिर्फ वो एक डिटर्जेंट दिया था और बोला, तो मैंने सारे पानी में सोख करके पानी निकाल के सुखा दिए। अच्छा, तो साफ हो पाए? प्रेस कैसे की फिर उनको? प्रेस नहीं, ऐसे ही सुखा के पहन ली। तो पूरे टाइम बिना प्रेस के कपड़े पहने 10 दिन 15 दिन? वाह वाह मेरे भाई, अरे ग्रेट। तो कृष, जैसे आपके उम्र के जितने भी लोग हैं उनको अगर आप कुछ मैसेज देना चाहोगे तो क्या मैसेज देना चाहोगे? पहली चीज़ तो अपने कंफर्ट जोन से स्टेप आउट करो, नॉट जस्ट मेंटली बट एक बार फिजिकली भी आप स्टेप आउट करो तो पता चले कि लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल्स है, आपको आगे क्या क्या स्ट्रगल्स फेस करने पड़ेंगे। तो आप छोटी छोटी चीज़ों से प्रिपेयर हो जाओगे, तो आप जब वो आपका रियल टाइम आएगा तो आप उसके लिए बेस्ट हो जाओगे। सेकंड, आप कोई भी चीज़ हो, नो वर्क इज स्मॉल, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले आप चालू कर दो, बिकॉज स्टार्टिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। और वो मेरे पेरेंट्स, पापा, अंकल सब हमेशा बोलते हैं कि स्टार्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बातें, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन वो एक पार्ट है विच इज़ इम्पॉर्टेंट, बट हमेशा मैंने देखा है 75% लोग स्टार्ट करने में ही फेल हो जाते। कभी भी शेम मत हो कि ये छोटा है। मैंने भी यहाँ पे वो टी का
स्टार्ट कर दिया। मैंने ऐसा शेम में नहीं हुआ कि मुझे कोई देख लेगा टी सेल कर रहा हो तो क्या होगा। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स पुणे में, मेरे एक बार एक फ्रेंड ने भी मुझे देखा था, बट मैंने उतना कांटेक्ट में नहीं था तो फिर बात नहीं हुई। इसलिए कभी भी कोई भी काम छोटा नहीं होता, आप स्टार्ट करो और किसी भी चीज़ से आप शेम मत हो। और बच्चों के पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे आप? पेरेंट्स को तो मैं एक कहना चाहूँगा कि ऑलवेज ट्रस्ट योर चाइल्ड, बिकॉज मेरे पापा मम्मी और सब लोगों ने मेरे ऊपर एक ट्रस्ट रखा था कि ये सक्सेसफुल कंप्लीट करके आएगा। और एक बात मैं यूथ को भी बताना चाहूँगा, अगर आपके मम्मी पापा या कोई भी चीज़ ना बोल रहे या कोई आपको ऐसा काम करने के लिए बोल रहे जो आपको पसंद नहीं है, स्ट्रगलिंग है, तो वो आपके बेटरमेंट के लिए बोल रहे हैं। बिकॉज दुनिया के कोई भी माँ बाप हो गए वो अपनी औलाद को या संतान को इतना दुखी देखना नहीं चाहेंगे। मैं समझ सकता हूँ, मैंने यहाँ पे जितना स्ट्रगल फेस किया उससे कहीं ज़्यादा पापा ने फेस किया होगा, क्योंकि पापा को मेरी पूरी सिचुएशन पता थी, मैं कहाँ रहता हूँ, कैसा रहता हूँ। पापा अपना बिजनेस मैनेज कर रहे थे और मुझे भी उनके माइंड में थॉट्स आते थे। इसलिए कोई भी पेरेंट्स को अपनी औलाद को कभी इतना दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। और आपके पेरेंट्स को और एक मैसेज के, अगर आपको अपनी बेटे को और बच्ची को हमेशा एनर्जी देनी चाहिए रादर देन सिंपैथी। अगर मेरे पेरेंट्स थे, मैं अपने पापा को बोलता था कि पापा मैं यहाँ पे ऐसा रह रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, तो पापा सिंपैथी दे के बोल देते कि कोई बात नहीं वापस आ जा। बट वो कभी ऐसा मुझे नहीं बोलते, बट हमेशा वो अंकल सब मैं बात करता था, मोटिवेट करते थे और बूस्ट मुझे करते थे। तू जो कर रहा है बेस्ट कर रहा है, तू सोच अगर ये कर लिया तो तू कहाँ हो जाएगा। और मैं बोल सकता हूँ कि ये मैंने जो मिशन कंप्लीट किया वो सारी उनकी एनर्जी और बूस्ट से ही किया है। हाउ वंडरफुल। तो इस पूरी प्रोसेस में एक और चीज़, जैसे आप गुजरात से आते हैं और गुजरात के लोग सबसे ज़्यादा बिजनेस में आगे रहते हैं, तो ऐसी कौन सी शिक्षा दी जाती है बचपन से ही आप लोगों को आपके घर में, जिससे कि आप बिजनेस के लिए ही प्रेरित होते हो और किसी चीज़ को नहीं करना चाहते? प्राइमरीली हमारे गुजराती मोस्टली वो जॉब के इतने फॉन्ड ऑफ है ही नहीं, वो सब बिजनेस माइंडसेट वाले ही है। छोटा तो छोटा पर अपना खुद का धंधा ऐसे सोचने वाले ही है। अगर हम एक किसान का देखें तो मेरे पापा भी थे, वो भी अगर स्कूल से जब अपने चाइल्डहुड में थे आ जाते थे तो किसान ही सीख जाते, किसान कैसे काम करना है, खेती बाड़ी का काम वो सीखने लगते थे। और आज के हमारे किसान गुजराती भी है, वो भी अपने बेटे को कैसे खेती बाड़ी करना है वो सिखाते थे। अब मैं शायद सिंस चाइल्डहुड मैं अपने समर वेकेशंस और सारे ब्रेक में मैं अपने पापा के साथ ऑफिस में ही जाता था। हमारे डाइनिंग टेबल में खाने के साथ कभी टीवी या ऐसा चलता ही नहीं है, बिजनेस टॉक्स ही होती है। क्या बात है दोस्तों। गुजराती इसलिए सबसे ज़्यादा आगे हैं क्योंकि वो बिजनेस 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 सुबह से लेके शाम तक इसी चीज़ के ऊपर होते हैं। बच्चा थोड़े से देर के लिए छुट्टी पे आया तो उसको तुरंत ऑफिस में डाल दिया। अगर वो 3 महीने की गर्मी की छुट्टियां हैं तो ऐसे नहीं कि वो नानी के घर जा रहा है और सिर्फ घूम फिर ही रहा है, वो सिर्फ 5 दिन घूमेगा फिरेगा, बाकी 20 दिन 25 दिन 50 दिन जितने भी दिन उसे छुट्टी के मिलेंगे उस दिन वो बिज़नेस में बैठेगा। और इसीलिए हम सभी को ये सीखना है कि देखिए बिज़नेस इज़ अ पैशन, आपको पैशनेट बिजनेसमैन बनना है। और यहाँ पे जितने भी लोग पैशन के बारे में जाना चाहते हैं, ये क्रिश की इस जर्नी से ज़रूर सीखें। 17 ईयर्स की उम्र में ही हैज़ लर्नड द ट्रिक ऑफ द ट्रेड, और उसने अपने कंफर्ट जोन को तोड़ा एंड नेक्स्ट लेवल पे कंफर्ट जोन को तोड़ते हुए वो आया। क्रिश, जाते जाते ऐसे कोई मैसेजेस जो छूट गए हों आप अभी भी देना चाहते हो? डेफिनेटली। और एक चीज़, मेरे पेरेंट्स ने और सब ने एक हमेशा बोला था, तू जहाँ भी काम करे अपना 100% दे के करे। जहाँ मैं वेटर का काम करता था, फिर मैं वेयर हाउस में काम करता था, तो मैं कभी कभी सोचता था ये क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। तो उसकी मैं वो सोचने से अलावा मैं फिर पापा ने और उन्होंने बोला कि तू ऐसा मत सोच, तू अपने काम के ऊपर ध्यान दे, तू जो कर रहा है उसके ऊपर 100% दे। और मुझे पता था कि ये लाइफ में तो वापस कभी मुझे वेटर का काम करना नहीं पड़ेगा, तो क्यों अपना काम दुखी दुखी करूँ, अपना बेस्ट दे के 100% दे के क्यों ना करूँ।
एब्सोल्युटली, हाउ वंडरफुल। कृष भाई, इस पूरी जर्नी में आपने सीखी तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, क्या इनको नोट डाउन किया या नहीं किया? डेफिनेटली मैं अपने साथ एक मेरी डायरी लेके गया था और मैं सारे अच्छे बुरे इंसिडेंट्स या कल क्या करूँगा उसके प्लानिंग्स और मैं सब चीज़ लिखता था। और वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में। मैंने वो अपने पापा, अंकल, भाई, शायद मैंने सब लोगों को देखा होगा, वो अपने सारी चीज़ नोट डाउन करते हैं। अगर क्योंकि आपको आज एक अच्छा आइडिया आया तो फिर आप 2-3 महीने के बाद वो देखने जाओगे, अगर आपके पास कहीं पे नोट डाउन होगा तो वो आपको आगे काम आएगा, वरना वो आप फिर उसको कभी यूज़ नहीं कर पाओगे। और मैंने एक स्टेज नोटिस किया है अपने पेरेंट्स के साथ कि हमेशा एक फॉर्मल चेन होती है। पहले हमारे दिमाग में एक थॉट आता है, फिर हम उसको नोट करते हैं, उसके सारे लिमिटेशंस, फिर उसके एडवांटेजेस, और फिर हम उसको पूरा वर्कआउट करते हैं, छांटते हैं अच्छी बुरी चीज़, और फिर उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। और उससे डेफिनेटली एक गारंटी है जो मेरे पापा ने बोली, उसके 100% सक्सेस मिलेगा। बिकॉज अगर आप कोई भी चीज़ लिखोगे तो उसके सारे रास्ते मिलते हैं। और वो चीज़ मैंने नोट भी की। मैंने आपको आगे बताया था कि मेरे जो सेकंड जॉब में ढूंढ रहा था तब मेरे दिमाग में फियर और डाउट्स आ गए थे, बट मैंने वो सारे नोट डाउन किए और टेर करके फेंक दिए, तो उससे मेरा माइंड में भी क्लियर हो गया और वो एक मुझे डेफिनेटली बेटर रास्ते पे ले गया। ग्रेट दोस्तों, सो ये इसको कहते हैं जर्नलिंग। जब भी आप कोई भी चीज़ अच्छी सीख रहे हैं लिख लीजिए, जब भी आपको कोई नए आइडियाज़ आ रहे हैं लिख लीजिए, जब भी आपके मन में फियर है, डाउट है, नेगेटिविटी है, लिख लीजिए। माइंड में कुछ मत रखिए, सब कुछ पेपर पे डाल दीजिए ताकि माइंड पे लोड ही ना रहे कि माइंड को क्या याद रखना है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेज। ऑलराइट, तो डायरी जब आप लिख रहे थे तो ये ही पर्पस था, सिर्फ जो रोज़ की लर्निंग लिखनी थी वही पर्पस था, या और भी कोई रीज़न के कारण आप डायरी रखते हो? नहीं, डायरी लिखने से और एक वो हमेशा हमारी आई कांटेक्ट के सामने रहता है। कभी भी मैं खोलूँ तो उससे मुझे डायरेक्टली उसका अटेंशन आता है। क्योंकि मैं जब यहाँ से घर से निकला तब राजकोट एयरपोर्ट पे मैं बैठा था, तो पहले ही मैंने अपने विजन, गोल और मिशन डिसाइड करके रखे कि ये चैलेंज करने से उसके मिशन, मेरा मिशन क्या है, विजन क्या है, और वही मुझे वो एक पर्सपेक्टिव था जिसने मुझे ये कंप्लीट करने में हेल्प की। अगर वो मेरा सेट नहीं होता, डिसाइड नहीं होता, तो मैं ये कंप्लीट नहीं कर पाता। तो हम लिखते हैं, उससे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। सो ग्रेट क्रिश, आई एम सो इम्प्रेस्ड कि आपने इतने कम समय में इतना बड़ा चैलेंज लिया, और ना सिर्फ लिया, हिम्मत के साथ इसे किया। आप चाहते तो अपने फादर को फ़ोन करके बुला सकते थे, आप चाहते तो वापस घर जा सकते थे, किसी ने आपको मार पीट के ज़बरदस्ती नहीं बिठाया, लेकिन उसके बावजूद भी आपने सेल्फ से मोटिवेटेड होके, इंस्पायर्ड होके ये एक्शन लिया। आई मीन दिस इज़ इनक्रेडिबल। एंड इनफैक्ट आपके इस पॉडकास्ट से हम भी बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें समझ रहे हैं। मैं भी सोच रहा हूँ माइंड में इस समय कि कौन सा बड़ा चैलेंज और ले लूँ जो बहुत ही यूनिक लेवल का हो। एंड आपसे पहले मैं 2 यंग लड़कों से मिला, मतलब बच्चों से मिला, एक 14 ईयर और एक 10 ईयर। तो उन लोगों ने अभी एक चैलेंज ले रखा है, अगले 1000 दिन में $1 बिलियन की कंपनी बनाना। तो वो दोनों बच्चे भी पूरा स्टडी करने में लगे हुए हैं, और एक मतलब 14 साल और 11 साल की उम्र में वो लोग इतना लगे हैं। तो आप जैसे लोगों से जब मैं मिलता हूँ तो मुझे भी बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है। जाते जाते अगर कोई ऐसी चीज़ जो आप बोलना चाहेंगे जो सबके दिल को छू जाए? तो लास्ट मैसेज तो मैं यही देना चाहूँगा, पहले तो हमारे यूथ के लिए, कि आप जब अपना घर छोड़ोगे और अपनी फैमिली छोड़ोगे तभी आपको अपने रियल फैमिली की वैल्यू पता चलेगी। अगर आपके सामने आपके मम्मी पापा, भाई बहन हर रोज़ दिखते होगे तो आपको कुछ उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं दिखेगा। बट मैं अपने वन में के, क्योंकि मैं कभी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा नहीं हूँ, या कभी मैं अकेला ऐसे विदाउट आइडेंटिटी और मोबाइल फ़ोन कभी बाहर गया ही नहीं हूँ। मैं 1 वीक के अंदर इतना वो हो गया था, कितनी बार मैं अकेले बाथरूम में रोता था, बहुत बार मैं रोया हूँ अपनी फैमिली की याद में। तब मुझे अपनी फैमिली की रियल वैल्यू पता चली। और प्लस वैल्यू फॉर मनी, ये मेरा बिगेस्ट लर्निंग इस चैलेंज का था। क्योंकि मैं कभी इसके पहले कोई भी चीज़ लेने के पहले कभी सोचता नहीं था, कोई प्राइस टैग नहीं देखता था। पर अब पता चला, पापा, अंकल, जब फैमिली मेम्बर्स जो ये पैसे अर्न करते हैं, वो एक पैसे अर्न करने में कितनी डिफ़िकल्टी होती है। और 600 रुपीज़ का फ़ोन यूज़ करके कितना मज़ा आया। और प्लस फिर एक मैसेज में अपने
जो पेरेंट्स होते हैं उनको देना चाहता हूँ कि आप अपने बेटे बच्चों और सबको सिल्वर स्पून दो, बट आप उनको कभी कभी थोड़े चैलेंजेस ऐसे देते रहो तो अब वो उनको पता चलेगा कि रियल लाइफ क्या है। वरना आप सडनली उनको डंप कर दोगे तो उनके लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बिकॉज मैंने ये नोटिस किया है आज के पेरेंट्स है वो उनके कभी भी बेटे और लाइक उनके किड्स को कभी इतना दर्द देना नहीं चाहते। सिर्फ डायरेक्टली जब वो एल्डर हो जाए तब डायरेक्टली उनको डंप कर देते हैं रियल वर्ल्ड में और फिर वो ब्लैंक हो जाते हैं कि मैं क्या करूं। और एक मैसेज टू आवर यूथ दैट हमारे पास एंडलेस अपॉर्चुनिटी है। अभी का ज़माना इतना फास्ट चल रहा है, आप सोचो उससे पहले ही कुछ ना कुछ इन्वेंट हो गया होता है या बहुत आगे चल रहा है। तो हमारे पास एंडलेस अपॉर्चुनिटी है, हम उसका बेस्ट यूज़ करें। इतनी टेक्नोलॉजी है और हमारे पास जितनी अपॉर्चुनिटीज़ है उससे भी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस भी है, बट वो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या कंज्यूम करना है। अगर आप पूरे दिन स्क्रोलिंग करते रहो तो वो आपकी चॉइस है, आपको किसी ने बोला नहीं है। तो ये पूरी एक माइंड गेम ही है। आपके पास एंडलेस अपॉर्चुनिटी है, उसको राइट ग्रैब करो और हमारे कंट्री का नाम इंडिया को भी इतना प्राउड फील कराओ आप। हाउ वंडरफुल। सो दोस्तों ये थे क्रिश, जिनकी एक ज़बरदस्त जर्नी 25 दिन का एक ज़बरदस्त एडवेंचर रहा और उस एडवेंचर में उनको पसीने भी आए, कहीं ना कहीं आंसू भी आए, कहीं ना कहीं उन्हें कपड़े भी धोने पड़े और कहीं ना कहीं उन्हें खटमल ने भी काटा, कुछ खून भी निकला और किसी किसी की बातें भी सुननी पड़ी, कप प्लेट भी धोने पड़े। सोचिए एक बिलियनर अपने बच्चों को इस तरह से ट्रेन करते हैं। एक बिलियनर के बच्चे भी जानना चाहते हैं कि कैसे ज़िंदगी चलती है, कैसे ग्राउंड पे लाइफ चलती है, ताकि वो जब उस सीट पे बैठें तो ज़्यादा अच्छा इमोशंस ला सकें, ज़्यादा अच्छे से सोच सकें एंड हर आदमी की ज़रूरत को समझते हुए उनके साथ बात कर सकें और एक अच्छा कम्युनिकेशन डेवलप कर सकें। रोज़ 70 रिजेक्शन, जॉब ढूंढने के लिए जॉब ढूंढ लेना, फिर रात भर जैसे तैसे रात गुजार लेना, कभी वड़ा पाव खा के काम चला लेना, लेकिन ये कॉन्फिडेंस होना कि मैं बिना पैसा खर्च किए काम कर सकता हूँ, एंड दैट वाज रियली रियली कमेंडेबल। सो कंग्रेचुलेशंस क्रिश, आपसे बहुत सारा यूथ इंस्पायर होगा। आपने ये जर्नी की, उसके लिए बधाई हो आपको। एंड आगे कौन सा चैलेंज आप लेने वाले हैं ये भी बता दीजिए। डेफिनेटली अब तो मैं अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए फ़ॉरेन जा रहा हूँ। वो एक डिफरेंट कोर्स है, अभी एक नया यूनिवर्सिटी है जो डिफरेंट कंट्रीज़ 8 डिफरेंट कंट्रीज़ में जाना है। वहाँ पे क्लासरूम लर्निंग नहीं है, वहाँ पे सब जगह बिजनेस बिल्ड करना है और बेस्ड ऑन द रेवेन्यू वो हमको मार्क्स अलॉट करता है। और मैं वही एक इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना चाहता हूँ और वो सारा जो भी मैं सीखूँ वो अपनी कंट्री में ला के दूँ और अपनी कंट्री को आगे बढ़ाऊँ। वाओ, दैट्स अमेजिंग, यूनिक आइडिया दोस्तों। ऐसा कोई कोर्स जहाँ पे हमें क्लासरूम में बैठना ही नहीं है, हमें सिर्फ जाना है, अपना बिजनेस बिल्ड करना है और जितना रेवेन्यू होगा उसकी बेस पे मार्क्स मिलेंगे। हर अगर युवा इस तरह की बिजनेस इंटेलिजेंस ले आए तो हमारा देश बहुत जल्द सोने की चिड़िया ज़रूर बन जाएगा और विश्व गुरु भी ज़रूर बन जाएगा। हर एक युवा को आज डायरेक्शन की ज़रूरत है। अब्दुल कलाम साहब से एक बार पूछा गया कि सबसे बड़ी ताकत क्या है देश की और सबसे बड़ी ताकत क्या है देश की और सबसे बड़ी विडंबना क्या है देश की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है देश की। उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ी ताकत है हमारा यूथ एंड सबसे बड़ी विडंबना है कि वो यूथ डायरेक्शनलेस है। आज जब क्रिश से हम बात कर रहे थे, क्रिश बता रहे थे कि कई सारे लोग उन रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से, और वो कहते हैं बस खाना मिल रहा है, रहना मिल रहा है, तो क्या दिक्कत है, बस करते रहें। यूथ के पास विज़न नहीं है दोस्तों। हमारे यूथ के पास विज़न होना चाहिए, तब जाके हम सभी लोग आगे बढ़ पाएंगे। Thank you, Krish, for coming to this show. I really appreciate. Thank you so much everyone for watching this. Krish के इस शो को हर एक बच्चे को दिखाएं, हर एक बच्चे तक फैलाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये ज़रूर बताएं कि yes, something magical can be done every single day. Thank you. नमस्कार, मैं क्रिश का पापा प्रवीण भाई कोटड़िया, दिव्या ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, दिव्यत्व ज्वेल्स के फाउंडर प्रवीण भाई बोल रहा हूँ। थोड़ा सा मैं क्रिश के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्रिश एक चैलेंज लिया था, खुद ने 1 महीने की चैलेंज ली थी और उसने ऐसा सोचा था कि मुझे 1 महीने की चैलेंज लेना है, और उसमें वैसे तो खुद की चैलेंज थी पर वो इंस्पायर हुआ था श्री सवजी भाई धोड़किया जो डायमंड किंग है अपने गुजरात के और डायमंड के बहुत बड़े फाउंडर है। तो उन्हीं का ट्रेडिशनल बच्चों को टास्क मिलता है
कि हर एक बच्चे को 1 महीने का ये अज्ञातवास करना होता है और वो करते हैं। उसी की प्रेरणा से मेरा बेटा क्रिश ने भी ये चैलेंज दी थी कि मुझे भी ऐसा करना है। तो क्रिश ने ऐसा ये चैलेंज को अच्छी तरह से 100% पूरा किया, ईमानदारी से पूरा किया और उससे लाइफ लेसन लेके आया है। तो मैं गर्व से कह रहा हूँ कि मेरे बेटे क्रिश ने ये चैलेंज पूरा किया, उसमें मुझे भी आज गर्व हो रहा है। और दूसरा, मैं सब पेरेंट्स को ये बोलना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को थोड़ा सा ऐसे, कोई भी वो चैलेंज लेता है या कोई भी बिजनेस करता है तो उसको सपोर्ट करो और उस पर थोड़ा फ्री छोड़ो, ताकि वो जो सोचता है और करता है उसमें कहीं फेलियर नहीं है, कहीं सक्सेसता होती है। तो जो होता है उसमें सपोर्ट करो और उसको आगे बढ़ने की हिम्मत दो। क्रिश कोटड़िया जी ने एक टास्क बनाया 1 महीने का, और 1 महीने के लिए कहीं अनजान सिटी में जाना है। वो सिटी में जाके उनको 3 नौकरियां और एक अपना बिजनेस करना है। वो बंदा गया, अकेला गया, बिना पैसे से, बिना पहचान और बिना फोन लेके यहाँ से निकल गया। वो वहां जाके जब वो 1 महीने का टास्क खत्म करके जब वापस आया और मैं उसको मिला, और मिलने के बाद पूरी जर्नी मैंने सुनी, तो मुझे ऐसा लगा कि यार इतनी छोटी उम्र में ये लड़का क्या करके आया, ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। और वो करके आया और मैंने सुना, तो वहां अलग अलग लोगों को मिला, अलग अलग लोगों से पहचान हुई, अलग अलग जगह नौकरियां की। वहां इतनी कठिनाइयां थी, खाने पीने का प्रॉब्लम था, फिर भी उसने शायद 1 महीने में 1000 बार से ज्यादा बार फेलियर का सामना भी करना पड़ा होगा। और वो फेलियर में से उसने क्या क्या सीखा, उसने जो बताया, तो मैं तो वाव रह गया कि यार इतना छोटी उम्र में बच्चा ऐसा कर सकता है। तो मैं सोच के ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए बना रहा हूँ कि भाई सबको अपने जीवन में कुछ ना कुछ बच्चों के लिए ऐसा छोड़ देना चाहिए, अपने ऊपर डिसीजन लेने देने चाहिए, तो बच्चा खुलेगा। वापस आने के बाद क्रिश में इतना बदलाव आ गया है, वो बदलाव मैंने देखा। वो अपने ऊपर इतना काम कर रहा है, टाइमिंग के साथ काम कर रहा है, और पैसे की वैल्यूएशन इतनी हो गई कि पापा ने कैसी तरह पैसा बनाया है, कैसी तरह पैसा कमा रहा है। तो पूरी टाइमिंग के साथ और पैसा के समझ आने के बाद वो अपने ऊपर इतना अच्छी तरह से काम कर रहा है। और दूसरा, वो यहाँ पे रहते थे अच्छे परिवार से, और वो जब यहाँ रहते थे 3-4 बार दिन में नहाते थे, नहाने के बाद अलग अलग टॉवल यूज कर रहे थे। तो पूरा समझ में उसी को आ गया कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, कैसी तरह रहना चाहिए, और पूरा डिफरेंस आजकल उसी के जीवन में आ गया है। तो मैं सब लोगों को एक ऐसा बोलना चाहता हूँ, मेरे जैसे पापाओं को, कि अपने बच्चों को छोड़ देना चाहिए, अपने ऊपर डिसीजन लेने देने चाहिए, वो खुलेगा।